Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. Hello? नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 में। 1.25 में पहला सवाल, बाजार की ये रिकवरी टिकेगी या फिर छलावा साबित होगी? इस रिकवरी में क्या 24,400 24,500 के लेवल पार होते हुए दिखाई देंगे या 24,500 एक बड़ी बाधा बनती हुई दिखाई देगी? अगला महत्वपूर्ण सवाल कि बाजार में बॉटम क्या बन चुका है या जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिस्थितियां बन रही हैं, बाजार में एक बार फिर से बड़ी गिरावट की आशंका बनी हुई है। अगला महत्वपूर्ण सवाल, डिफेंस स्टॉक्स में जिस तरह की रिकवरी देखने को मिल रही है, क्या ये मुनाफा वसूली का वक्त है या फिर यहाँ पर अभी भी खरीदारी कर सकते हैं? बैंकिंग रिकवरी में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? और इसके अलावा जो भर भर के आप लोगों के सवाल आ रहे हैं, उस सबके उत्तर तो देंगे ही। और एक महत्वपूर्ण सवाल, आखिरी घंटे में क्या तेज होगी रिकवरी? इन तमाम पहलुओं में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं विशेष मेहमान वीएलए अंबाला जी। अंबाला मैम का बहुत बहुत स्वागत। और बहुत सारे सवालों के उत्तर हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दर्शकों को दे पाएं। अंबाला मैम, कैसा लग रहा है बाजार और क्या उम्मीदें आपकी? कैसी होगी क्लोजिंग? क्लोजिंग पॉजिटिव हो सकती है। इंट्राडे का जो लो बना हुआ है उसके नीचे की क्लोजिंग मैं नहीं देख पा रही हूँ। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है, कुछ और नेगेटिव न्यूज फ्लो इंट्राडे में नहीं आता, तो फिर पॉसिबल है कि कैंडल का रंग भी ग्रीन हो जाए। कैंडल पे क्या हो जाए? रंग ग्रीन हो जाए, यानी पॉजिटिव क्लोजिंग हो जाए, ओपन के ऊपर क्लोज हो जाए। ओहो हो, वाह वाह वाह। चलिए, बहुत शानदार मैम। उम्मीद करते हैं कि आपकी जो बात आप कह रही हैं उस पर मतलब जो है आपके मुंह में घी शक्कर हो और आपकी जुबान जो है वो सही साबित हो। बहुत सारे लोग हैं मैम जो कि आज काफ़ी लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, सवाल पूछना चाह रहे हैं और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के प्रश्नों के उत्तर हम देने की। 24,231 तो माहौल तो बन रहा है। देखते हैं इंट्रा जो है आज का इंट्राडे हाई 24,300 का क्रॉस होता है या नहीं। फिलहाल दिन के उच्चतम स्तर की तरफ जाने की कोशिश करता हुआ बाजार। रवि कुमार जी के प्रश्न के साथ शुरू करना चाहेंगे। इनका प्रश्न आया है एनबीसीसी को लेकर के, जो कि इन्होंने 108 के भाव पर लेकर के रखा हुआ है। एनबीसीसी 108 पे लिया हुआ है और अभी चल रहा है 86 पे। काफ़ी ज़्यादा नुकसान पे है, करीब 20-22 रुपए का नुकसान। मैम, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी एनबीसीसी को लेकर के? अभी इन्हें क्या करना चाहिए? रिकवरी में निकल जाना, और रिकवरी आ जाएगी, इसलिए थोड़ी देर होल्ड कर लीजिए। अगर पैसे हैं तो ऐड करो, अगर पैसे नहीं है, टाइम तो देना ही पड़ेगा एनीवेज, तो भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं। आपकी बाइंग ऊपर काफी महंगी है, फिर भी जो मुझे पॉसिबल टारगेट्स अब दिखते हैं, क्योंकि अभी 86 पर है, ऐड करना भी चाहते हैं कर सकते हैं, फ्रेश बाय किसी को करना है कर सकते हैं। पॉसिबल टारगेट जो यहाँ पर है वो 95 एंड लगभग 107 रुपए का है, तो भी 107 आते आते आपका प्राइस नहीं आएगा। इसीलिए अगर हो सके तो थोड़ा बहुत एवरेज कर लो, और जो समय रखना चाहिए आपको मैक्स टू डिवोट दिस टाइम, 6 महीने से ज्यादा मत रखिए, ताकि जो भी मिले आप निकल जाएं और दूसरी हाई मोमेंटम स्टॉक में या फिर एक बेटर बाइंग अपॉर्चुनिटी में पैसे को शिफ्ट कर सके। एक इस तरह के स्टॉक एक समय पर इससे ज्यादा चल जाएंगे, उतनी अपेक्षा मेरी नहीं है। 25% मुझे लगता है कि यहाँ से रिकवरी पॉसिबल है। नाउ स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करेंगे? जो लोग आज फ्रेश बाय कर रहे हैं या फिर पुरानी पोजीशन है और ऐड कर रहे हैं, फॉर ऑल द केसेस यू शुड मेंटेन योर स्टॉप लॉस एट 77। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सब के बीच अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं अगले दर्शक के पास। और अगला प्रश्न जो हमें भेजा गया है वो लोगों की तरफ से आया हुआ है। मैम, E2E नेटवर्क बीच में काफ़ी अच्छा चला और आज जो है ये जानना चाह रहे हैं विजय मकवाना साहब, कह रहे हैं कि इन्होंने 2598 पर लिया हुआ है और कह रहे हैं कि 6 महीने का नज़रिया है इनका। 2598 यानी करीब 2600 के आसपास, अभी 2400 के आसपास चल रहा है। 200 रुपये पर शेयर का इनको हो रहा है लॉस। अभी आपकी तरफ से क्या सजेशन रहेगा, क्या करना चाहिए मकवाना साहब को? 6 महीने का स्टॉप मेंटेन करिए, 6 महीने के नजरिए पर स्टॉप लॉस रखना चाहिए आपको 2150 पे, और अभी 2000 ऑलमोस्ट 400 पर आ गया है। सो आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस के नीचे नहीं। तो आप होल्ड करिए पोजीशन को, रिकवरी पॉसिबल है। ध्यान से समझ ले फिर से कि अगर 2150 टूट जाए तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि फिर ये 1800-1900 देखने वाला है। सो मेंटेन योर स्टॉप लॉस नाइसली एंड होल्ड इट। चलिए, हमारे साथ भावना जी जुड़े हैं, पुणे से हैं भावना जी। भावना जी को नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते विपुल जी। नमस्ते अंबाला मैम। नमस्ते मैम, कैसी हैं आप?
मैं अच्छी हूँ। और कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम में आपको? और प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है थैंक यू मैम। और अंबाला मैम भी बहुत अच्छी है, बहुत एनालिसिस अच्छा है उनका। चलिए, बहुत अच्छी बात, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसी वजह से वो नियमित रूप से आप लोगों के साथ जुड़ती हैं। क्या प्रश्न पूछना चाह रही हैं मैम अंबाला मैम से आप? मैं जानना चाहती हूँ इटर्नल पे व्यू, इटर्नल कि अगर बाय किया जाए तो कौन सी लेवल पे बाय किया जाए और कब तक, मतलब वो कब कर सकते तो हैं? मतलब कोई खास वजह कि इटर्नली खरीदना है या कोई भी ट्रेड बताया जाए आपको? नहीं, कोई खास वजह ऐसे तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा इटर्नल पे एक बार लॉस लिया था तो थोड़ा है मन में। ओहो, मतलब देखिए, एक चीज, भावनाओं पे नियंत्रण रखिए भावना जी। जहां से लॉस हुआ है वहीं से प्रॉफिट होगा, वहीं से प्रॉफिट निकाला जाएगा, ये आवश्यक नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड मिलते हैं, लेकिन फिर भी मैं इटर्नल पर राय जानना चाहूंगा मैम से। और मैम, क्या अगर यहाँ पर अगर आपकी राय हो तो क्या ये यहाँ पे करंट लेवल पे खरीद सकती हैं, पहला सवाल। और अगर यहाँ नहीं तो कहाँ, क्या सलाह देंगे आप भावना जी को? यहाँ नहीं खरीदना है, और किसी के पास पहले से है तो ऐड भी मत करना। अभी 190 200 आएगा और अभी 226 चल रहा है। कहाँ खरीदना है? आप देख सकते हैं डॉक्टर रेड्डी मोमेंटम में भी है, रिस्क भी छोटा है, रिवॉर्ड पॉसिबली बड़ा बनेगा। तो डॉक्टर रेड्डी अभी सबके लिए है एक्चुअली, ये भावना जी आपके लिए भी, और आपने जो अप्रिसिएशन दिया है, प्यार दिया, इसके लिए थैंक यू वंस अगेन। एंड डॉक्टर रेड्डी एक सेफर काउंटर भी रहेगा और स्टेबल मूवमेंट भी देगा, और अपवर्ड की डायरेक्शन इसकी तय लगती है। तो अभी 1326-20 की रेंज में ही मिलेगा आज आपको ये 1400 1650 और द बेयर मिनिमम टारगेट जो आपको अगले 6 महीने की नजर से दिख जाएंगे। स्टॉप लॉस जो आपको यहाँ मेंटेन करना है वो रहेगा आपका 1230। दैट्स इट। रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है और स्टेबिलिटी भी दिखेगी आपको। जय बात। इस बीच मैम एक नज़र जरा फटाफट डाल लेते हैं फर्टिलाइजर पैक के ऊपर। और सुबह आपकी तरफ से एक कॉल भी यहाँ पर निकल के आई थी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, दो चीज़ें हैं, एक तो अब मानसून नज़दीक है, दूसरा जो डिसरप्शन की बातें आ रही हैं उसका इम्पैक्ट किस तरीके से फर्टिलाइज़र सेक्टर को पड़ेगा, और क्या यहाँ पर फर्टिलाइज़र महंगे होंगे, ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। और आज अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, एक के बाद एक। आप देखिए सारे शेयरों में चंबल जो है 5.25% के आसपास की मजबूती इस समय दिखाता हुआ ट्रेड करता हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें, कोरोमंडल में भी 5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। आरसीएफ 14% ऊपर जो है इस समय। मैम, क्या टारगेट थे यहाँ पर? यहाँ पर आरसीएफ में भी करीब 14% की तेजी, 125 का लेवल अब देखने को मिल रहा है। 127-28 की रेंज भी 128 ना? हाँ, तो बिल्कुल अपने जो आपने टारगेट दिए थे उसके पास पहुंच चुका है। क्या ऐसा ही कोई और कोशिश की जा सकती है क्या ढूंढने की? पैराडीप फॉस्फेट 5% की तेजी, जीएसएफसी हम देख रहे हैं 9.25% ऊपर, सारे इंट्राडे हाइस पे ट्रेड करते हुए। गुजरात नर्मदा भी हम देख रहे हैं 6% के आसपास की तेजी। ये देखिए सब जो है इंट्राडे हाई के नज़दीक आते हुए। एक बार मैम जरा अगर आपके रडार पर या कहीं अगर आपने कोई स्टडी की हो अभी ब्रेक के दौरान, तो कोई टिप्पणी करना चाहेंगे किसी पर? जो मुझे इन सब में बेस्ट लगा प्राइस वाइज भी, तो वो आरसीएफ था, वो मैंने आप लोगों को दिया है। फैक्ट भी अच्छा है, लेकिन वो महंगा हो गया था बाय द टाइम हम लोग इस न्यूज मतलब ऑन शो थे। तो अभी फिलहाल के लिए आरसीएफ इज समथिंग जो अभी ऑलमोस्ट 15% हो गया वैसे, बट ये सभी में मुझे यही बेटर लग रहा है खरीदने को। हम लोग चंबल फर्टिलाइजर भी देख सकते हैं, एक बार उसका चार्ट अगर आप उसको स्क्रीन पर ला सके एनीवेज तो जी। तो चंबल फर्टिलाइजर इज ऑल्सो समथिंग जो अभी बिल्कुल नहीं चला है, 5% ही चला है अभी। सो ये आप इंट्राडे के हिसाब से मत खरीदना, लेकिन क्योंकि उतना छोटा स्टॉक नहीं है ये कि इसमें इतनी वॉल्यूम इसमें अलग तरह की रहती है। तो यहाँ पर आप 430-35 इस रेंज में भी 433 पर है, खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है, और वो आपका स्टॉप लॉस जाएगा यहाँ पर लगभग 380 का। तो अगर आप इतना 50 पॉइंट का लगभग स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो तो आपके लिए टारगेट यहाँ पर 470 पहला होगा, और दूसरा टारगेट आपको लगभग 515 का दिख जाएगा। और ये एक इट्स अ वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी, पहली बात। और दूसरी चीज ये विपुल जी आपने जैसे ऑलरेडी हाईलाइट भी किया है कि जैसे ही आपके क्रूड या फिर जो पेट्रोकेमिकल से निकलने वाले जो प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, 2000 से ज्यादा है, तो उसमें फर्टिलाइजर स्टॉक्स भी आ जाते हैं। तो अभी ये क्यों बढ़ रहे हैं ये भी समझ लीजिए, और ये शॉर्ट टर्म व्यू ही है।
मतलब आप दिस इज नॉट समथिंग कैन कीप ऑन होल्डिंग फॉर द अनदर 2 years, ऐसा नहीं है। तो मोमेंटम हो जाए निकलना भी है। वाइट्स अभी ये स्टॉक क्यों चल रहे हैं? क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई के बीच में गैप क्रिएट हो रहा है, तो वहां पर दाम बढ़ने की पॉसिबिलिटीज है। दाम बढ़ेंगे तो कंपनीज के मार्जिन पास ऑन हो सकते हैं, कई ये बेनिफिट आपको मिलेगा। एक थोड़ा सा बोलने दीजिए प्लीज। लोगों को थोड़ी शांति हो जाएगी। तो एक है ना, तू लाख हिफाजत कर ले, तू लाख करे रखवाली, होर्डिंग करने वाले भैया फिर भी होर्डिंग करने ही वाले हैं। वाह वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार मैम। वो मूवमेंट उसकी वजह से रहेगा। कमोडिटी मार्केट वैसी ही होती है, चाहे किसी भी कमोडिटी की बात करें। बिल्कुल सही बात मैम। इसका स्टॉप लॉस टारगेट एक बार फिर से बता दीजिए। 470 का टारगेट दिया ना आपने? 470, 515 एंड स्टॉप लॉस यहाँ पर 380 आई थिंक मैंने बोला है। 380 का स्टॉप लॉस है। 380 ठीक, 50 पॉइंट लगभग करंट प्राइस। 380 का टारगेट यहाँ पर, 380 का स्टॉप लॉस रखिए यहाँ पर। और यहाँ पर जो है लक्ष्य जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। 470, 515 ये है ना मैम? 470, 515। चलिए एक बार स्क्रीन पर दिखा दीजिए। अभी चल रहा है 5.5% ऊपर चंबल फर्टिलाइजर पे। फिलहाल के लिए खरीदारी करने की सलाह। 380 का स्टॉप लॉस, 470, 515 दो टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। ये राय फिलहाल के लिए चंबल फर्टिलाइजर पे निकल के आती हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। शायद कुछ दिक्कत होगी, शायद नहीं आ पा रहा। चलिए यहाँ पर हम बातचीत कर लेते हैं स्वाति जी से। स्वाति जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल सर। नमस्ते मैम, कैसी हैं आप स्वाति जी? सब बढ़िया, आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास मैम, फर्स्ट क्लास। और बताइए क्या प्रश्न है आज, क्या पूछना चाह रही हैं आप? सर मेरा सवाल पराग मिल पे है। मैंने ये 240 के ले रखे हैं। 240 पे ले रखे हैं। कब तक होल्ड कर सकते हैं मैम? सर अभी जैसा टाइम है तो होल्ड ही करना है। ठीक है। 40 रुपए के आसपास का। और ये एक सर संवर्धना मदरसन पे भी राय दे दीजिएगा। संवर्धना मदरसन किस रेट पे लिया आपने? 130 पे। 130 पे लिया हुआ है आपने, ठीक है। संवर्धना मदरसन बीच में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना हुआ था यहाँ पर। आज भी तेजी है 3.25% के आसपास की, लेकिन आपकी भाव से थोड़ा 8 रुपये नीचे है। पहले जरा ले आते हैं पराग मिल्क को, क्योंकि यहाँ पर लॉस ज़्यादा है। करीब 40-42 रुपये का लॉस है। एक महीने में करीब 18% टूटा भी है पराग मिल्क का शेयर। मैम क्या इनको अभी बने रहना चाहिए या एक बार के लिए नुकसान बुक करना चाहिए? अंबाला मैम पहले तो जरा पराग मिल्क देखिए, फिर संवर्धना पे बात कर लेते हैं फटाफट। पराग मिल्क 198 पर है, होल्ड इट। आपको रिकवरी मिल जाएगी। 240 बोला ना आपने, आपकी बाइंग, आपका एग्जिट बहुत पॉसिबल है। 240 के बाद आप इसको 255 के लिए अगर आप चाहे 4 महीने ही होल्ड करिए, ये टारगेट आपको मोस्ट लाइकली दिख जाएंगे। स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिएगा 170 पर, जरूरी है। ठीक है। और संवर्धना मैम? संवर्धना अभी 122 पर है। इनकी बाइंग शायद 140 बताया इन्होंने कि 130, 130 मैम। तो 8 रुपए के लॉस पे जी। ओके, ये कोई लॉस नहीं है, मतलब आप इसको आराम से होल्ड करिए। बट प्लीज डोंट ट्राई टू ट्रेड इन संवर्धना। ऑटो सेक्टर का खैर डिटेल में नहीं, लेकिन आप इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर होल्ड करके चल सकते हैं। रादर यू थिंक ऑफ ट्रेड इन दिस। तो फिलहाल आप इसको अगर होल्ड करके चल जाएंगे तो 135 से लेकर के 150 के टारगेट, अगर मेरी एनालिसिस ठीक है तो अगस्त मंथ तक आ जाना चाहिए। तो आप इसको होल्ड करिए फिलहाल के लिए, और एडिशन करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि उतना गिरा ही नहीं है कि एवरेज करने की सलाह हो। स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर 110 रुपए का मेंटेन आपने कर लिया, इट्स मोर देन इनफ। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और चलते हैं अगले दर्शक का प्रश्न लेने के लिए। और ये प्रश्न जो हमें भेजा गया है, ये प्रश्न हमें भेजा गया है, हमारे एक दर्शक हैं ट्रेड इन रेंज जी, कह रहे हैं विपुल जी शानदार तेजी देखने को मिल रही है विक्रम सोलार में। सर मैंने कल लिया था 7000 शेयर 168 पे। अंबाला मैम का व्यू दिलवा दें, प्रॉफिट बुक किस लेवल पे करें? भाई साहब मतलब खरीदते हैं तो मतलब धुआंधार तरीके से खरीदते हैं। 7000 शेयर ले रखे हैं। वाह मैम, आज ज़बरदस्त तेज़ी है और भाई साहब ने मतलब 168 पे प्लस किया और करीब 20 रुपये इनके बन रहे हैं विक्रम सोलार पे। तो अच्छी खासी तेज़ी का फ़ायदा ये कहाँ पर बुक करें? कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देंगे इनको मैम? 185 का भाव, 8.5% की तेज़ी। बुक मत करिए, होल्ड करिए। 200 रुपए, 225 रुपए के टारगेट है जो आ जाएंगे।
और अगर आपको इंट्राडे के हिसाब से, अगर आपको एक स्टॉप लॉस, इंट्राडे ने स्विंग के हिसाब से आपको एक स्टॉप लॉस अगर रखना है, तो इंट्राडे की जो आज की लो रेंज बनी हुई है 172 इज मोर देन इनफ टू होल्ड दिस ट्रेड फॉर द टारगेट्स ऑफ 200, 220 एंड फिर उसके ऊपर भी। तो आप इसको फिलहाल होल्ड करिए। बॉटम बाइंग हो गई है आपकी यहाँ पर इस स्टॉक में स्पेसिफिकली, यू कैन होल्ड इट। रिस्क इज एक्सट्रीमली लो, आप उसको मैनेज कर सकते, करना चाहिए क्योंकि इसमें अपसाइड है। इनफैक्ट अगर किसी को खरीदना है फ्रेश बाय, तो वो लोग विक्रम सोलार को आज, मतलब ये तो फायदे में है, बट अगर आप आज विक्रम सोलार को 185 रुपए के पास में बाय करना चाहें, सेम टारगेट्स यू कैन चेस 220, लगभग 240 और फिर इसके ऊपर के जो भी आएंगे। तो फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस वही होगा। मैम एक सेकंड, अभी अगर खरीदें एट द रेट 185 के आसपास, 185 186 पे, तो एक बार फिर से टारगेट स्टॉप लॉस बता दीजिए ताकि मतलब नोट डाउन कर ले लोग जी। 185 पे खरीद रहे हैं तो 170 रुपए का आपका स्टॉप लॉस है, 200 रुपए का आपका टारगेट है पहला, जो कि शायद 4-5 दिन में भी आ जाए, और दूसरा टारगेट आपका 225 का है, 240-50 की रेंज में है आपका फाइनल टारगेट। तो आप इसको इस हिसाब से बाय कर सकते हैं। ठीक, 200, 225 फिर 240, हाँ 3 टारगेट 4 टारगेट मान लीजिए। 250 तक बाद में जाएंगे, पहले फिर पूछ लीजिएगा बीच में, और क्या हम लोग डिस्कस ही कर लेंगे अगर इस तरह की रफ्तार रही तो। स्टॉप लॉस यहाँ पर 170 का दिया गया है आपको, तो 170 का स्टॉप लॉस। टारगेट रखें 200, 225, 240 तक के देखने को मिल सकते हैं। पहला टारगेट आपको 4-5 दिन में देखने को मिल सकता है, अनटिल अनलेस कुछ अमेरिका से नया बम ना फोड़ा जाए। ये बात यहाँ पर निकल करके आई। अच्छा, अभी हम लोग बात कर रहे थे मैम फर्टिलाइजर को लेकर के, एक साथ 7-8 सवाल हैं, मतलब 3-4 सवाल है, मैं डिस्कस कर लेता हूँ फटाफट जिस तरीके से क्वेरीज यहाँ पर बढ़ रही हैं। तो मैम रेणु सिंघल जी ने लिया हुआ है नेशनल फर्टिलाइजर, एक बार आप चाहें तो लेवल नोट कर लें, 149 141 पे लिया हुआ है। करें क्या करें, होल्ड करें या स्विच करें? हाँ एक करके नेशनल फर्टिलाइजर, हाँ ये रेणु जी का है, 141 पे इन्होंने लिया हुआ है। अगला मैं बोल दूं GSFC, ये 200 के लेवल पे बैक बेंचर जी ने लिया हुआ है और कह रहे हैं GSFC में 200 का लेवल पे है, 75 शेयर में एवरेज कर सकते हैं, 1 साल का व्यू है। ठीक है, तो ये हो गया मतलब GSFC। तीसरा प्रश्न, एक और प्रश्न था वो मुझसे मिस हो गया, चंबल पे था शायद, तो चंबल वाला मुझसे मिस हो गया। चंबल का चलिए ठीक है, चंबल ऐसे ही डिस्कस कर लेंगे। तो ये तीनों शेयर पे मैं आपकी राय जानना चाहेंगे, नेशनल और GSFC पे भी बता दीजिए। NFL 78 पर है, फ्रेश लॉन्ग भी कर सकते हैं। आपकी बाइंग बहुत ऊपर की, आप एवरेज भी कर सकते हो, इनफ डिस्काउंटेड टू एवरेज आउट, और प्राइस भी ठीक है। रही बात स्टॉप लॉस, तो जो मोमेंटम आप लोग इस ट्रेड में प्ले कर रहे हैं, मेक श्योर करिए कि इसका स्टॉप लॉस डिफाइंड है। आज की जो रैली है वही स्टॉप लॉस है, और ये पैटर्न हमेशा काम आएगा, आपको नोट भी करके रख सकते हैं। फिलहाल अगर आपको ऐड करना है 78 रुपए पर, जो लोग ऐड करना चाहते हैं वो लोग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको 68 का ही मेंटेन करना, उससे ज्यादा नहीं, और पॉसिबल टारगेट 3-4, 2 दिन का तो नहीं, लेकिन कम से कम हफ्ते भर के अंदर में 78 वाला ये स्टॉक आपको 85 एंड लगभग 95 भी दिख सकता है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो आप इसको एक बार लॉन्ग व्यू लेकर के चल सकते हैं, एवरेजिंग के लिए भी ठीक है। GSFC अगर आप आज देख रहे हैं तो ऑलरेडी ये स्टॉक चल गए हैं, देखिए, तो थोड़ा सा आप उस चीज की कंसिडरेशन में रखें, लेकिन खरीदने लायक है। ओवरऑल जितने भी जैसे एनर्जी का एक मूवमेंट आया था, देखिए वही मूवमेंट इन स्टॉक्स में आएगा, चलेगा और फिर थमेगा। तो अभी ये चलेंगे, अभी 10 से 15% इन स्टॉक्स में और अपसाइड मूवमेंट बाकी है, उसको ही आपको भुनाना है। तो उस हिसाब से आप GSFC को भी बाय करना के विचार रखें तो कर सकते हैं। अब सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और सभी में अगर आप लाइन से देखेंगे तो बाइंग भी निकल के आ रहा है, क्योंकि डिस्काउंटेड स्टॉक्स थे ये। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ओवरवेट हो जाएं, सभी कुछ मत बाय करो, अपनी पसंद का कोई 1-2 स्टॉक आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए इस बीच एक मैम, एक जब इतने सारे आपने डिस्कस किए हैं, एक मद्रास भी देख लीजिए। मद्रास को लेकर के एक सवाल था, नाम मुझसे मिस हो गया, तो मद्रास फर्टिलाइजर पे जी जरा एक बार देख लीजिए, व्यू दे लीजिए। तब तक एक दर्शक भी हमारे साथ वेट कर रहे हैं, मंजर साहब हैं। मंजर साहब नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। कहाँ से बोल रहे हैं? शो रोज देखते हैं, कोलकाता से। कोलकाता से, बहुत अच्छी बात सर। और रोजे कैसे चल रहे हैं सर आपके? देखते हैं, बहुत बढ़िया यार है। चलिए बहुत अच्छी बात है सर। क्या सवाल है सर आपका? नमस्कार। हाँ, माला मैम ने भी आपका नमस्कार स्वीकार कर लिया है। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? जी, मैंने 500 शेयर ले रखे हैं 237 पे, तो अभी वो स्टॉप लॉस भी हिट हो गया है, तो अभी मैं सोच रहा हूँ निकल जाऊँ या और वेट कर लूँ।
देखिए सर, एक चीज़ आपको बताएं कि जो स्टॉप लॉस टारगेट दिए जाते हैं, अगर हिट हो जाए ना, फिर सोचा मत कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है पीएनसी इंफ्रा मैम की तरफ से भी कॉल दी गई थी एक बार, तो जी उसी पे। हाँ हाँ वही मैं कह रहा हूँ। तो ठीक है, बाजार मैंने की बता दिया था कि ऐसा हो गया है, अगर नहीं निकलोगे तो फिर ये भी उस दिन मैंने जानबूझ के बताया था कि अगर आप नहीं निकले होते उस दिन तो देखो टूट के कहाँ पर आ गए। तो स्टॉप लॉस प्लीज आप सभी लोग मेंटेन करिए, अदरवाइज फंस जाएंगे, फिर क्या फायदा उस बात अब का। मैम आप कंटिन्यू कर लीजिए यहाँ से मैम। जी ठीक पीएनसी है, आप इंफ्रा, नहीं पीएनसी इंफ्रा प्लीज जी, प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं पीएनसी इंफ्रा में करे क्या, मतलब ये तो अभी इन्होंने लिया हुआ है, तो बताइए क्या करना चाहिए। स्टॉप लॉस अभी इन्होंने सोच रहे हैं निकल दें कि ना निकले, उसको लेके कंफ्यूजन है जी। नहीं, 205 का स्टॉप लॉस था, हिट हो गया, और ये हिट हुआ था मुझे याद है 2 मार्च को। तो एसल मतलब एसल होता है, जब मैं खुद आके बता रही हूँ कि स्टॉप लॉस हिट, तो वो करना ही है, तभी आपके पास आपके पैसे फ्री होंगे ताकि आप दूसरी अपॉर्चुनिटीज को एनकैश कर सके। अगर आप मान लीजिए आपने ये कर दिया होता, तो अभी खैर चलिए जाने दीजिए, अभी 194 पर है, तो निकल जाना चाहिए आपको। ठीक है, तो यहाँ पे निकल जाना चाहिए, ये सलाह जो है वो आपके लिए निकल करके आ रही है। तो इस जो भी एडवाइस आपको दी गई है उसका ध्यान रखते हुए आप यहाँ पर रणनीति बना सकते हैं। तो मंजर साहब संतुष्ट हैं उत्तर से? अभी के लिए लॉस बुक कर लीजिए सर, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, वहाँ पे लॉस को कवर करेंगे। ठीक है सर? जी ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अगले दर्शक का प्रश्न। हाँ जी, अपने बातों बातों में बोल दिया वहां पर लॉस को रिकवर करेंगे। हाँ क्या? आपके मुंह से बातों बातों में निकल गया, बहुत सारी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज मिलती है, वहां पर लॉस को रिकवर करेंगे। अच्छा, तो आप करेक्ट कर दीजिए। ओ हो वो हो जाता है मैम, थोड़ा सा दबाव बना रहता है तो उसमें, हाँ। चलिए इस बीच जो है आगे बढ़ते हैं। काफ़ी लोगों के सवाल टाटा पावर को लेकर के हैं, कुछ लोग एनटीपीसी पे बातचीत करना चाह रहे हैं। मैम मैं थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि जो हमारे सवालों इस पे है सवाल, लेकिन नाम लेने के बजाय फटाफट पावर पे लेकर के थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सुबह हम लोगों ने बात की थी टाटा पावर को लेकर, आपने ही बात की थी। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले टाटा पावर पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। 380 के आसपास चल रहा है, जिन लोगों के पास भी है हायर लेवल पे लोअर लेवल पे, अभी उन्हें होल्ड करना चाहिए क्या? और जो लोग नए बायर हैं उनके लिए आपकी राय क्या होगी टाटा पावर पे? बाय करना चाहिए, जो लोग पहले से हैं उनको होल्ड करना चाहिए। 307 मतलब अभी जो आज की रेंज है 385 383 था सुबह, अभी भी उसी रेंज के पास है, बेहतर ही प्राइस है अभी भी, इट्स अ बाय। और यहाँ से आपके लिए जो पॉसिबल टारगेट बेयर मिनिमम है वो 405 450, ये तो आप मिनिमम चेस कर ही सकते हैं अगले 3-4 महीने के अंदर में। इसके बाद वैसे तो 500 तक का टारगेट है, लेकिन वो फिर इन्वेस्टमेंट के थ्रू आएगा। रही बात स्टॉप लॉस, तो आप स्टॉप लॉस यहाँ पर अपना मेंटेन कर लीजिएगा। मैंने 340 से स्टॉप लॉस दिया था ना बिल्कुल जी? हाँ जी मैम, जी जी 340 रुपए का स्टॉप लॉस है, वो मेंटेन करिए एंड होल्ड करिए पोजीशन को। अगर आपकी इच्छा है और आपके पास में फंड है, लेकिन आप 5% से ज्यादा इसमें आपका वेटेज नहीं है एज ऑफ नाउ, एंड यू कैन थिंक ऑफ एवरेज समथिंग। ठीक। मैम अगले दर्शक हैं राजेश जी, जो है जिन्होंने व्हाट्सएप पे सवाल भेजा है पीएफसी को लेकर के। इसने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया, पावर से जुड़ी हुई कंपनी है, यहाँ पर इन्होंने 401 पे ले रखा है। तो एक तो ये कि इनको क्या करना चाहिए, और इनके साथ साथ बाकी लोग भी काफ़ी लोग होंगे जो कि जानना चाह रहे होंगे। आज मैम 4.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। मैं चाहूँगा कि पीएफसी और आरईसी दोनों को आप ऐड कर लीजिए, दोनों में ही अच्छा मोमेंटम है। पहले पीएफसी बाय एंड होल्ड है, लेकिन 50% एक्सपोजर पर, एंड आरईसी लिमिटेड पीएफसी के टारगेट है होल्ड है मैम, लेकिन बीएफसी में जैसे इन्होंने अगर आज खरीदे तो क्या टारगेट क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस क्या रखेंगे? 440 एंड 470 स्टॉप लॉस आपको रखने की, एक्चुअली आपको ऐड करने वाला भाव सोचना चाहिए कि कहां पर और ऐड कर सकते हैं। एनीवेज आप जो स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे यहाँ पर 385 मोर देन इनफ। एंड देन वी हैव रेक लिमिटेड में मैं आप लोगों को डिस्क्लोजर दे देती हूँ। आज ही मेंबर्स को हमने इसमें फ्यूचर में लॉन्ग ट्रेड दिया है, लेकिन लॉन्ग व्यू हमने यहाँ पर मेंबर्स के साथ में शेयर किया है। नाउ रेक लिमिटेड का व्यू क्या है? बुलिश है, और ये एक बॉटम बाइंग अपॉर्चुनिटी है। दोज हु हैव मिस दिस अपॉर्चुनिटी, जिन्होंने दिसंबर में मिस कर दिया था, नाउ यू आर गेटिंग द सेम अपॉर्चुनिटी इवन एट अ बेटर प्राइस। तो अभी 330 के आसपास, 32 पर हो गया, ओके 330-32 की रेंज में इट्स अ लॉन्ग व्यू, आप लॉन्ग ट्रेड कर सकते हैं। पॉसिबल टारगेट यहाँ पर 355 पहला टारगेट, एक्चुअली 350, 350 यहाँ पर पहला टारगेट होना चाहिए, और इसके बाद 370 आपका मिनिमम दूसरा टारगेट अप्रैल तक आ जाना चाहिए। नाउ स्टॉप जी। ठीक। अच्छा मैम, इसमें ये कंपनी जो पावर ग्रिड की है, एक और पीएसयू,
उस पे वो Yes. क्या लेंगे आप पावर ग्रिड पे? 298 के आसपास अभी चल रहा है, 1-1.25% के आसपास की तेजी है, चूंकि पावर पे बात हो रही है। तो जरा पावर ग्रिड को भी देखिए, क्या इसको भी अपनी पावर की जो अगर हम बुके कोई बना रहे हो तो ये शामिल करना चाहिए या अवॉइड करना चाहेंगे? और दूसरा, एक एनटीपीसी भी ऐड कर दीजिएगा। इतनी आज बाकी पावर स्टॉक्स भाग रहे हैं और एनटीपीसी डाउन है। ठीक है, तो ऑलराइट, तो पहले हम पावर ग्रिड की बात करते हैं। अगर आप पहले से नहीं है तो आधे से ही बाय करना, क्योंकि आप लेट हो। 200-250 वाला अब ये चल गया है, इसलिए आधे % से ही बाय करिएगा। पहले तो ये एक बात क्लियर है। जब आप बाय कर रहे हैं 298 पर, तो आपका स्टॉप लॉस, आपका टारगेट आप 325 और 350 का एक्सपेक्ट करिए, आ जाएंगे, ये पॉसिबल टारगेट है। लेकिन आपका स्टॉप लॉस भी आप नॉन नेगोशिएबल कंडीशन में विदाउट एवरेज करने का व्यू मत रोको, इसमें स्टॉप लॉस फॉलो करो। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर 265 रुपए का मेंटेन करना है। एंड यस, दिस इज अ गुड काउंटर। आप इसको अगर आज खरीद के इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखना चाहें, इट्स वेरी गुड। दूसरा, आपने एनटीपीसी की बात की है, जहां पर एनटीपीसी देखिए इसलिए नहीं चल पा रहा विपुल जी, क्योंकि ये चल गया है ऑलरेडी। एनटीपीसी 320 पे था और अभी 380 है। इस जैसे स्टॉक के लिए इतनी मूवमेंट मोर देन इनफ होती है, तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा सुस्ताहट हम देख रहे हैं, क्योंकि ये चला है। अब बाय कहां पर करना चाहिए दोबारा? अगर आपकी बाइंग एनीवेज 360 के नीचे की है, मतलब ऊपर की है, सॉरी, अगर आपकी बाइंग 360 के ऊपर की है, तो आप समझ के चले कि दोबारा ये स्टॉक 360 और 365 आने वाला है, शायद 2-4 दिन में ही आ जाए। वहां पर हम लोग फ्रेश बाइंग फिर से कर सकते हैं, जिसमें कि पॉसिबल टारगेट इस बार 410 से लेकर के 450 लगभग के बनने वाले हैं। स्टॉप लॉस कितना मेंटेन करना है? इसके लिए 200 दिन का मूविंग एवरेज इसके सपोर्ट की तरह काम करेगा, कि उससे पहले 50 दिन मूविंग एवरेज आ जाएगा, जहां पर इसका बॉटम स्विंग लो बनना रहेगा। तो आप इसमें 340 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके सुरक्षित तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। चलिए, सुरक्षित तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। हमारे साथ इस बीच एक और दर्शक जो है वो फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। नमस्कार संदीप जी। नमस्कार सर। कैसे हैं संदीप जी, कहाँ से बोल रहे हैं? बढ़िया सर, हरियाणा फतेहाबाद जिला से बात कर रहे हूँ सर। वाह वाह वाह, बहुत शानदार जगह से बोल रहे हैं। कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम सर आपको हमारे? बढ़िया सर, मैं आपके प्रोग्राम लगभग 5 से 6 महीने से देख रहा हूँ और काफी अच्छे हैं सर। चलिए सर, कभी कोई शिकायत हो तो बता दीजिएगा, और तारीफ जो हो वो हर जगह कीजिएगा। जो शिकायत है वो खाली हमसे बताइएगा, ताकि हम लोग इम्प्रूव कर सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपका। और बताइए सर, कैसे याद किया जी? सर याद तो हम तो रोज ही करते हैं, आपने ही हमें याद किया आज तो। और मैडम जी को भी नमस्कार सर। हाँ बिल्कुल। और सर, अडानी के 50 शेयर है सर मेरे पास 147 की रेंज पे, और इसको अभी 8 से 10 रुपए डाउन है सर। एवरेज अभी करें या थोड़ा रुकें, ये पूछना था सर। अच्छा, किस भाव आप एवरेज करना चाह रहे हैं इसमें? जी सर। अच्छा, 147 पे लिया हुआ है, 2-4-6 रुपए नीचे क्या एवरेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये अंबाला जी से पूछ लेते हैं। अंबाला मैम, अदानी पावर के लिए एक रुकावट जो बड़ी आ रही है वो आ रही है 155-56 से ऊपर नहीं जा रहा है। आज ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ 139-40 के आसपास। क्या व्यू रहेगा आपका अदानी पावर को लेकर के? अभी एवरेज करना है तो आपको 125 से पहले नहीं करना चाहिए। फिलहाल आप इसको एज इट इज होल्ड करिए। अगर 125 आए तो ही ऐड करिए, क्योंकि एनीवेज आपको लिए जो पहले टारगेट यहाँ पर बनेगा वो 170-210 के मिनिमम टारगेट है जो यहाँ पर आ जाएंगे। तो फिलहाल डोंट ऐड, अभी 138 पर ही है। 125 आए तो ही करना, अदरवाइज एज इट इज होल्ड करिए। ठीक है मैम, अभी ऐड नहीं करना। अच्छा मैम, जो लोग खरीदना चाह रहे हैं नया, वो भी अभी 125 के आसपास ही खरीदे? नहीं नहीं नहीं, चांसेस कम है। देखिए, वो एक कंडीशनल व्यू है। अगर सब कुछ खराब सा हुआ, यस 125 आएगा और एक ही बार आएगा, फिर वो शायद दोबारा जल्दी भी नहीं मिलेगा। तो 138 पर इफ यू वांट टू बाय 125 की सिर्फ तैयारी रखिए कि अगर किसी दिन आ जाए, मैं नहीं भी हूँ शॉप पर, तो भी आपकी पहले से तैयारी होगी कि 125 पर थोड़ा और ऐड करना है। इन दैट केस आपका जो स्टॉप लॉस आपको रखना है वो सिर्फ 110 का मेंटेन करना है। प्रोवाइडिंग ऑल दिस, आपके लिए जो टारगेट है 170 और 210 के मिनिमम टारगेट्स बनेंगे। ठीक है सर, ये ठीक है मैम, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक भी जुड़ी गई हैं, लेकिन उनसे मैं बातचीत तब तक करता हूँ। मैम, एक बार एनएचपीसी भी बता दीजिए। काफ़ी सवाल थे एनएचपीसी पे, तो पावर पैक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा सवाल हो गए हैं, तो एनएचपीसी पे आपका व्यू क्या होगा? और इस बीच प्रगति जी को नमस्कार। प्रियंका जी, माफ़ कीजिएगा, प्रियंका जी को नमस्कार।
जी नमस्ते सर। कैसी है मैम आप? बस बहुत अच्छे। आप ऐसे ही अच्छे रहिए मैम। कहाँ से बोल रही हैं मैम? मैम को भी नमस्ते जी। मैं हैदराबाद से बोल रही हूँ। हैदराबाद से बोल रही हूँ, वाह। हाँ जी। बहुत शानदार जगह है मैम हैदराबाद, और हाँ जी। पूरे मतलब विश्व में वहाँ की बिरयानी फेमस है, तो हैदराबादी सही बिरयानी का बात है। जिक्र तो अक्सर ही होता रहता है। बताइए मैम, कैसे लग रहे हैं हैदराबाद में आपको हमारे प्रोग्राम? और ये बहुत ही आप लोग अच्छे जो है लग ना, रहे। वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। आप लोग जितना हाँ जी, ज़्यादा हाँ जी। फैला सके हमारे कार्यक्रम को, वो जी जी जी, वो तो हम करते ही हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। और मैम कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम, और क्या क्या सवाल है आपका? जी, दोनों चीजें। जी मेरा सवाल है, मुझे रिव्यू लेना है। एक्चुअली मैंने 8-10 दिन पहले भी फोन किया था एडलवाइसेस के बारे में, तो मैम बोली थी कि जब वो 109-110 पे आएगा तो फिर रिव्यू करेंगे। मुझे फ्रेश बाय के लिए रिव्यू चाहिए उनका, और टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ। ठीक, फ्रेश बाय के लिए ना? हाँ जी। आज अच्छी तेजी है यहाँ पर, 3.5% के आसपास की मजबूती। मैम देखिए, आपकी बातों को कितनी गंभीरता से लेते हैं हमारे दर्शक, और जैसे 109 पहुंचा तुरंत आपसे रिव्यू के लिए आ गई मैम। क्या सलाह रहेगी? अभी 109 के आसपास ट्रेड करता हुआ आप बाय कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस अब यहाँ पर सिर्फ 100 रुपए का यानी 100 रुपीज का मेंटेन करना है। रिस्क कितना हुआ? सिर्फ 9%। एंड सी, जब आपने 2 हफ्ते पहले बात है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, वो 125 122 वगैरह कुछ चल रहा था। अभी 109 पर आया, 105 भी आया एक्चुअली। तो समय रहते अगर आप लेवल्स आते हैं, सबके लेवल आते हैं, ऐसे कुछ एक मीम भी चलता था। तो हर स्टॉक का एक अपना समय होता है, तो वो भाव अभी आ गया है। आप इसमें 109 के आसपास बाय कर सकते हैं। 100 रुपए पर स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। अब यहाँ से जो पहला टारगेट आपको देखना चाहिए, इट शुड बी 117, 117 रुपए, जिससे कि आपका एक फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड बने। एंड पॉसिबल दूसरा टारगेट 125, तो आप यहाँ पर इसको चेज कर सकते हैं। मैं एक और चीज एडिशन करना चाहती हूँ, जो विपुल जी ने भी शुरुआत में, किसी का एक सवाल था, जिस स्टॉक में हमने नजर बना के रखी है, रडार पे रखा है, उसको सही भाव पर आने पर खरीदना जरूर है। लेकिन अगर कोई ऐसी बात है कि आपने उस स्टॉक में कभी लॉस खाया हो, उसी से रिकवरी करना, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। तो अगर ये वैसा केस है तो छोड़ देना, बाकी स्टॉक अभी ठीक है। स्टॉक अभी ठीक है। इस बीच जो है अनन्या जी कह रही है, विपुल सर मुझे बहुत अफसोस है, कल रचित सर ने इतना डरा दिया था कि मैंने एवरेज नहीं किया रेडिंगटन में, और आज 14% अप हो गया। मैंने 300 रुपये में बाय किया है। एस्ट्रो वाली बात सही है, ट्रेन रेंज वाली बात, ओहो कोई बात नहीं मैम, जो अपॉर्चुनिटी गई सो गई, कोई बात नहीं। इस समय बाजार में मौके हर समय मिलते रहते हैं। अच्छा मैम, डिफेंस पे बातचीत करनी थी, काफ़ी सारे सवाल भी हैं हमारे पास, लेकिन उससे पहले 2 शेयर रह गए हैं, छोटे शेयर, जेपी पावर और सुजलॉन। इसको लेकर के, चूंकि पावर्स की बात सुजलॉन ही देख रही थी अभी। हाँ, मैं भी सुजलॉन ही देख रही वाह थी। मैम, ये मतलब कुछ तो लगातार शो करने का ये फायदा रहता है कि मतलब जो है समझ जाती है मन की भावनाओं को मैम। तो सुजलॉन और जेबी पावर मैम आज 2.5% ऊपर है, अब 41 के आसपास आता हुआ। आपका व्यू, और खास तौर से उनके लिए जो लोग नई खरीदारी करना चाह रहे हैं, कुछ लोग एवरेजिंग करना चाह रहे हैं, क्या सलाह रहेगी? देखो, 37 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो, और स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी आप मुझे आशीष दे सकते हो, तो आप ठीक को बाय कर लो। हालांकि इसमें प्रोबेबिलिटी है कि ये एक बॉटम लेवल जैसा है, इसीलिए स्टॉप लॉस 37 हिट होना मतलब बहुत बहुत मुश्किल बात है। 37, इसीलिए मैं उस स्टॉप लॉस के साथ अड़ी हूँ जैसे। तो आप उस स्टॉप लॉस के साथ अगर इसको मेंटेन कर सकते हैं तो करिए। 40 रुपए 50 पैसे था सुबह, अभी 40 रुपए 90 पैसे, कोई खास डिफरेंस नहीं है, जस्ट 1.5% काइंड ऑफ। बाय करना है तो करें, लेकिन स्टॉप टारगेट जो है आप यहाँ पर लगभग 43, 42 इस तरह से ही रहेंगे, छोटे छोटे टारगेट की तरफ चलना, क्योंकि आप रिस्क कम ले रहे हो। और जैसे ही एक बार ये 44 के ऊपर निकल जाए, देन होल्ड योर पोजीशन, तब आप अपने एट कॉस्ट प्राइस पर बाइंग ट्रेलिंग लगा के बैठ जाए, और इसको फिर 52-60 की जर्नी को चेज करने दे। होगी, हर्डल आएंगे बीच में, बट चेज करने दे, इट विल टेक टाइम। इसीलिए आज आप अगर बाय ले रहे हैं, प्लीज बी वेरी वेरी क्लियर कि स्टॉप लॉस 37 का है, और अगर हिट हो जाए तो आप मेरे नाम को मतलब बुरा मत बोलना, आशीष ही देना कि ठीक है मैडम ने पहले बताया था। आपके नाम में ही लक्ष्मी है, तो मतलब अगर लोगों को लक्ष्मी चाहिए तो फिर तो मतलब आपके नाम को कैसे बुला कर सकते हैं। चलिए, इस बीच मैम जेपी पावर रह गया, लेकिन पहले जरा बात कर लेते हैं हमारी छोड़ देते हैं। हाँ, एक जरा हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ी हुई है, मनीषा जी से बातचीत कर लेते हैं। मनीषा जी को नमस्कार। नमस्ते सर, विपुल सर नमस्ते, आपको रंबाला मैम को, दोनों को नमस्ते सर। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। कैसी हैं मैम, कैसे और कहाँ से बोल रही हैं आप? सर मैं अलवर जिला राजस्थान से बोल रही हूँ। अलवर राजस्थान से, वाह बहुत शानदार। मैम अब तो गर्मी काफी बढ़ गई होगी अलवर के अंदर? जी सर बहुत गर्मी है, मतलब दिन में बहुत ज्यादा धूप रहती है। क्योंकि राजस्थान तो में वोल्टा से अपना स्टार बढ़ेगा ना फिर। हाँ, क्या बढ़ेगा मैम?
वोल्टास एंड ब्लू वोल्टास, स्टार, हाँ सिंफनी। वोल्टास, ब्लू स्टार जैसे शेयरों में आज कुछ एक कंपनियों में अच्छी मोमेंटम है भी। तो मैम ये बताइए कि कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम और क्या प्रश्न है आपका आज का? बहुत अच्छे लग रहे हैं सर। मैं आपका अभी भी शो देख रही थी। मेरे को अम्बाला मैम का आपका मतलब प्रोग्राम जो भी रहता है सर मैं देखती हूँ, है ना, मेरे को बहुत पसंद आता है। ओह थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, हाथ जोड़ करके प्रणाम आपको। और बताइए मैम क्या प्रश्न है आपका? सर मैंने सुपीरिया लाइफ साइंस का मैंने मतलब 30 शेयर ले रखे हैं, 708 पे लिए थे सर। अच्छा। और अभी सर वो नीचे चल रहा है, तो उसमें अब क्या करना चाहिए मतलब? कब तक होल्ड कर सकती है मैम? सर मैं तो वेट कर सकती हूँ, मतलब 5-6 महीने तो और वेट कर सकती हूँ अगर ऊपर जाता है तो। चलिए ठीक है मैम, 5-6 महीने वेट कर सकती हैं। रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? करीब करीब आपको 100-125 रुपए के आसपास का नुकसान, 113 बल्कि के आसपास पर शेयर का नुकसान हो रहा है। मैम सुप्रिया लाइफ साइंसेज, क्या अभी वेट करना सही रहेगा इनके लिए? नो, मतलब इससे ज्यादा अच्छा तो विक्रम सोलार है। तो इफ यू कैन स्विच 6 महीने, मतलब विक्रम सोलार इज समथिंग कि आपको 6 महीने नहीं लगेंगे। तो अगर आपको अगर आपको 6 महीने देना ही है तो आप होल्ड कर लीजिए, रिकवरी आ सकती है, आ जाएगी एक्चुअली, बट अभी भी ये 597 पर है एंड 560 भी आ सकता है। तो मेरी सलाह आपके लिए ये है कि आप कम से कम 555 पर अपना एक एसएल मेंटेन करो, बिकॉज अगर 555 भी तोड़ दिया इसने, देन इट इज हेडिंग टूवर्ड्स साउथ साइड जाएगा, जिसमें कि 470-80 भी आ सकता है। तो इसीलिए देखिए, अगर आप कर सके तो 555 का ही एसएल मेंटेन करो। हालांकि 6 महीने के डाउन द लाइन रिकवरी बहुत पॉसिबल है, बट आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए कम से कम। और एल्स इफ यू हैव सम फंड, और आधा भी शिफ्ट अगर आप कर सके, मतलब मान लीजिए अगर आपको मतलब लग रहा है तो, बाकी विक्रम सोलार इज अ बेटर बेट। सुप्रिया का अगर आप आधा पैसा भी इधर डाल देंगे तो शायद आपको जल्दी रिकवरी मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको उत्तर मिल गया होगा। इस बीच गगन जी का भी सवाल सुजलॉन पे था, तो सुजलॉन पे आपका उत्तर गगन जी आपको भी मिल गया होगा। इन्होंने 54 के भाव पर रखा हुआ है, तो ठीक है सर, अभी रखे रहिए, क्या बोल सकते हैं। बाकी जो स्टॉप लॉस बताया गया उसका ध्यान रखिए, उसके साथ बने रहिए। 37 रुपये का जो स्टॉप लॉस है। मैम जेपी पावर पे क्या करना चाहिए? एक दर्शक का सवाल था, मुझे याद नहीं कि उन्होंने किस भाव पे लिए, अभी क्या करना चाहिए? और इस बीच 1100 से ज़्यादा लोग हमारे साथ मौजूद हैं, तो पहले तो आप सभी को हाथ जोड़ करके धन्यवाद, प्रणाम। और जितना ज़्यादा हो सके और लोगों तक पहुँचाइए, अगर हो सके तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लीजिए, ट्विटर, फेसबुक यहाँ पर शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकें। ये सब हमारा मैम जेपी पावर इसको अवॉइड कर सकते हैं, तो फिलहाल जेपी पावर को अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि इसमें वो बात नहीं है जिसके हम हैं मुरीद, क्योंकि इसके ऊपर जाने की कमी है थोड़ी होती है उम्मीद। वाह वाह, ये जो शायरी वाला तड़का आप लगा देती है ना बीच बीच में, अद्भुत। तो रिस्क लेना इज नॉट कम, मतलब यहाँ पे रिस्क ज्यादा है, रिवॉर्ड भी है, बट इट्स नॉट दैट काउंटर जिसपे आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड दे पाए, राइट? तो जस्ट अवॉइड। ऊपर जाएगा 14.5-15 तक भी जा सकता है, बट द रिस्क फॉर द डाउन साइड इज उससे भी ज्यादा है और प्रोबेबिलिटी उससे भी कम है, तो इसलिए इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए मैम। चलिए, तो ये बात जेपी पावर पे है, जब तक क्लैरिटी नहीं आती तब तक छोड़ के रखिए इसको। जब आएगा कुछ अदानी को लेके क्या अपडेट आ रही है फिर देखा जाएगा, कुछ मोमेंटम आएगा तो। लेकिन इस बीच अनन्या सिंह जी कह रही हैं कि विपुल सर आपने आंसर नहीं किया रेडिंगटन को लेकर के, क्या करूं, एवरेज करूं कि नहीं? अच्छा, मुझे लगा आपने ऐसे ही बोला है, तो पूछ लेते हैं मैम से। इन्होंने 300 पे लिया है, अच्छा मोमेंटम है मैम, क्या एवरेज करना चाहिए रेडिंगटन को करंट लेवल पे? अब क्या ही एवरेज करेंगे, इतनी तेजी तो आ गई है। अच्छा, 300 पे लिया हुआ है आपने, ओके ओके। कल ये नहीं एवरेज कर पाएंगे, आज एवरेज करें। अब तो 13% भागने के बाद एवरेज, मैम आपका व्यू? कर सकते हैं, इस स्टॉक का नेचर ही वैसा है विपुल जी, कि जब ये चलता है तो 40 से 60% मूवमेंट कुछ महीनों में कर जाता है। सो दैट इज द नेचर ऑफ दिस स्टॉक इज कैरिंग इन इटसेल्फ। तो फिलहाल के लिए 262 के आसपास में है। मैं आपको एक डिस्क्लोजर दे देती हूँ, आज हमने मेंबर्स को ये बाय करा दिया था, सुबह के डिस्कशन शोज में भी आया था, उस समय वी ऑलरेडी हैड गिवन दैट अ फ्रेश लॉन्ग पोजीशन, जिसमें कि हमारे लिए जो मैं इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर देख रही हूँ, रादर एक स्विंग ट्रेड के पर्पज से देखे। तो क्योंकि इसमें जो मूवमेंट है वो आप एज एन इन्वेस्टर, मिड टर्म इन्वेस्टर बेशक, लेकिन आप एक इन्वेस्टर के तौर पर कर पाएंगे। तो 300 की पाएंगे, 260-65 पर एवरेज कर सकते हैं। आपके लिए जो पॉसिबल टारगेट है, मतलब हम जो चेज कर रहे हैं, मैं आपको अपना टारगेट बता देती हूँ, व्हाट वी आर चेजिंग फॉर। यहाँ पर पहला मिनिमम टारगेट 290 का है और अप टू
अब डिपेंड करता है 290 320 ये हो गए मेरे लगभग 3-4 महीने के अंदर के टारगेट्स है, लेकिन अप टू 500 का मूव पॉसिबल है इसमें, जो कि 1.5 साल के दायरे में आ जाना चाहिए। तो आप अगर इसको खरीद के रखने में इंटरेस्टेड हैं, आप ज्यादा पैसा बनाएंगे इसमें, रादर कि आप सिर्फ स्विंग ट्रेड करें। अब डिसीजन आपको लेना है, डिसीजन आपको लेना है, ले लीजिए। चलिए अब अगले जो है मैम करीब 42-43 मिनट का एक सेगमेंट जो होता है ना, वो हम रात को 8 बजे अपलोड करते हैं। तो कोशिश ये करते हैं कि अब थोड़ा सा डिफेंस वाला एक हिस्सा जो रह गया है, हालांकि वो आप और डिटेल में आपको 2:30 बजे भी मिल जाएगा, मैम से सुबह बात हुई है। लेकिन एक विराध्या एंटरप्राइजेज हैं के नाम से आईडी बनाई हुई है, कह रहे हैं विपुल जी अम्बाला मैम नमस्कार, बड़ी मुश्किल से अम्बाला मैम 1 बजे के शो में मिली हैं। बड़ी मुश्किल से तो नहीं, हर मंगलवार को हम प्रयास करते हैं कि अम्बाला मैम यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित रहें। कह रहे निवेदन है कि सवाल ले लीजिएगा। तो चलिए इनके सवाल से शुरू करते हैं। BEML को लेकर के इनका प्रश्न है मैम, इन्होंने 1982 पे ले रखा है, रेलवे और डिफेंस दोनों पे है। इनका एक सवाल BHEL को लेकर के भी है, क्योंकि आज तेजी है तो मैं चाहूँगा कि इसको भी अपने कवरेज में ले लीजिए। 272 की बाइंग है इनकी BHEL की, हालांकि डिफेंस का हिस्सा नहीं है, लेकिन आज इस पर एक ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी थी, सुबह हम लोगों ने डिस्कस की थी। पहले लेकिन BEML अच्छे से लाइन लिख लो, ये ट्रेड लायक स्टॉक अब नहीं रह गए। एक ही चीज, एक ही स्टॉक, एक ही नेचर को बार बार न्यूज टेम्परामेंट को बार बार कैरी नहीं करता। ये दिस इज नॉट एनी मोर द ट्रेडिंग काइंड ऑफ स्टॉक्स। आप इन्वेस्टमेंट करो, शांति से रह पाओगे और मूव भी ले पाओगे, बट ट्रेडिंग नहीं करिएगा। सो ये मैं इसलिए समझा रही हूँ ताकि आप समझ जाएं। बाकी BEML अभी 1500-1600 के आसपास के रेंज में है। इसमें जो हद गिरावट अभी जो इसमें होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं जाएगा नीचे, इन माय ओपिनियन। क्लियर ओपिनियन है कि 1400 के नीचे मैं इसको बिल्कुल नहीं देख पा रही। तो फिलहाल आप इसमें अगर एक इन्वेस्टमेंट व्यू को लेकर के चलना चाहते हैं, बाय। तो ये 1982 में लिया हुआ एवरेज कर लें फिर इन्होंने कर सकते हैं 1400 रुपए का ही। आप 1400 के नीचे नहीं जाते हुए लगता है बिल्कुल जी, तो 1380 का स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाइए। और इसमें अगर आप एवरेज करेंगे तो भी आपके लिए जो मिनिमम टारगेट है यहाँ पर 1970 वगैरह का एक पहला टारगेट बनेगा, विच इज वेरी वेरी अचीवेबल। मतलब 3 बार वेरी 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 बोल दिया तो है। और दूसरा 2200 के आसपास का दूसरा टारगेट आप इसमें आराम से होल्ड कर सकते हैं। ट्रेड मत देखो, इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखो, तो आप शांति से इसमें पैसा बना पाओगे। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पेशेंस रखने हैं। ये स्टॉक पहले ही बहुत टूट गए हैं। अब दूसरी बात जो आपका जी BHEL 272 पे बाय है। यस, तो BHEL 272 पर आपके बाएंगे, बहुत ज्यादा नुकसान आपका है नहीं, लाइक 10%। आप इसको एज इट इज होल्ड करिए। दिस इज नॉट द प्राइस जहां पर आपको एवरेज करना चाहिए। एवरेज के लिए ये भाव ठीक नहीं है। एवरेज अगर करना ही है, खराब कंडीशन में ये स्टॉक आपको 230-35 अगर मिल जाए तो करो, अदरवाइज एज इट इज होल्ड करिएगा। रही बात टारगेट, तो 275 से लेकर के 290 और 310 के टारगेट है जो आ जाएंगे। तो जब तक सही प्राइस नहीं आता, एक सिग्निफिकेंट डिस्काउंट नहीं आता, उससे पहले एवरेज करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको पहला टारगेट मिल जाए तो अपनी कॉस्ट के ऊपर आने की कोशिश करिएगा। ठीक, चलिए ये बात है। और इस बीच बहुत लोग अभी भी सवाल पूछ रहे हैं, सुजलॉन, REC, इन सब पे बातचीत हो चुकी है। आप लोग कार्यक्रम या तो पीछे जाकर जब समाप्ति के बाद देख लीजिएगा, या फिर रात को 8 बजे आप देखिएगा, उसमें भी आपको उत्तर मिल जाएगा। तो जिन शेयरों पे बातचीत हो चुकी है उस पर हम समय ना ही बर्बाद करें। अब जरा बातचीत कर लेते हैं प्रगति जी से। प्रगति जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल जी, कैसे हैं मैम आप? जी बहुत बढ़िया, आप सब कैसे? हम लोग सब बहुत अच्छे हैं। आपसे बात हो गई, उससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। बताइए मैम, क्या प्रश्न है आपका और कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं गोरखपुर से बात कर रही हूँ। ओहो, गोरखपुर से बोल रही हैं। चलिए, बिल्कुल हमारे घर के नज़दीक है गोरखपुर, तो बड़ी अच्छी जगह लगती है गोरखपुर भी। और बचपन में हम लोगों को मतलब जब फिल्म वगैरह देखनी होती थी या बड़े मार्केट देखने होते थे, तो हम लोग के आसपास का सबसे बड़ा शहर जो है वो गोरखपुर का ही होता था। बताइए क्या सवाल है आपका मैम? जी मैम। जी मेरा सवाल है KSB को लेके, जो कि 775 पे लिया था, और बीच में जैसा कि अम्बाला मैम ने बोला कि वो अब जाने वाला है क्योंकि काफी टाइम से डाउन जा रहा था, तो क्या अभी भी सेम भी होगा उनका? ठीक है, KSB आपने 775 पे लिया है, आज 759 का लेवल देखने को मिल रहा है। मैम 15 रुपए के आसपास का नुकसान हो रहा है। प्रगति जी को क्या व्यू देंगी आप, क्या सलाह देंगी KSB को लेकर के? होल्ड है, आप इसको आराम से रख सकती हैं। और शक्ति पंप, KSB, ये सारे मतलब एक ही कैटेगरी में आने वाले स्टॉक है, जो कि इरिगेशन पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर के या फिर स्पेशलाइज्ड मोटर्स वगैरह बनाते हैं। तो डॉट्स को जोड़िए। आप एग्री वाले प्रोडक्ट्स थोड़े से चल रहे हैं,
फर्टिलाइजर वाले स्टॉक्स थोड़े से चल रहे हैं, इरिगेशन रिलेटेड स्टॉक भी पिकअप पकड़ रहे हैं, तो आप इसको फिलहाल होल्ड करके चल सकती हैं। आपके लिए जो मेरी नजर में जो टारगेट है इस स्टॉक में फ्रेश बाय करने वालों के लिए भी जो पॉसिबल टारगेट है 790, अभी 760 चल रहा है, 790 पहला टारगेट है, लगभग 850-40 की रेंज का सेकंड टारगेट आप चेस कर सकते हैं, जिसमें कि स्टॉप लॉस सिर्फ छुटकू सा 715 पर मेंटेन करे तो काम बच जाएगा। ठीक बात यहाँ पर। मैम जो है अब जरा बात कर लेते हैं, जैसे हमारे सुजोय करमाकर जी हैं वो जीआरएससी और मजगांव को लेकर के कह रहे हैं कि कुछ राय दे दीजिए मैम फ्रेश एंट्री के लिए। इन दोनों पे इनको जो है फ्रेश एंट्री लेनी है, इन दोनों में से किसी में कर सकते हैं फ्रेश एंट्री? कितने दिन के लिए? जी इन्होंने मेंशन नहीं किया है मैम, फ्रेश एंट्री का ही जितनी जानकारी है, बातचीत चुकी से है नहीं पाई जी। ठीक है, देखिए जो भी है आप जब तक ये स्टॉप लॉस नहीं हिट होता तब तक होल्ड करिएगा। जिस दिन स्टॉप लॉस हिट हो जाए उस दिन आप इसके चाहे इन्वेस्टर बन के बाय करो या फिर ट्रेडर बन के एग्जिट कर देना पोजीशन। सो ये क्लैरिटी आप रख लो। अब मजडॉक की बात करते हैं जो कि अभी चल रहा है 2470 के आसपास की रेंज में चल रहा है जी। ये ठीक किया आपने, मतलब ठीक है, एवरेज कर दिया जी। तो आप इसमें 2140 का लगभग का एक क्लोजिंग बेस एक्चुअली आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और यहाँ से 2650 और 2900 के टारगेट का आराम से वेट करिए। मैं ये एक रेंज बता रही हूँ जो आपके लिए एक टारगेट के तौर पर उभर करके आती है। तो यहाँ पर आप 2700 मैक्सिमम आप 3100 के टारगेट के लिए इसको आज बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हर कंडीशन में वही होगा, चाहे आप पहले टारगेट पर निकलने का विचार करो या फिर 3100 पर, स्टॉप लॉस विल रिमेन सेम। दूसरा आपने पूछा है जीआरएससी जो कि अभी 2500 के आसपास में आया है। अभी यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग बिल्कुल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो यहाँ मेंटेन करना है वो 2300 का मेंटेन करना है, यानी लगभग आपका 210 रुपए का पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस है। जबकि आपके लिए जो पॉसिबल टारगेट है वो 2700 का एक पहला टारगेट है, यानी 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर फर्स्ट टारगेट पर बन जा रहा है। आप उसको चेस करें, इसके बाद होल्ड करिए पोजीशन को लगभग 2850 के लिए। ठीक मैम, हमारे एक दर्शक हैं संजय सिंह जी, वो शिपिंग कॉर्पोरेशन में भी फ्रेश एंट्री के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं। आप सलाह देंगी अभी करंट लेवल पे नई एंट्री के लिए शिपिंग कॉर्पोरेशन में? अभी आज 4.25% ऊपर हो गया, 242 लॉस के साथ, बट क्योंकि जब टूटेंगे तो आपको फिर आपको वैसे ही लगेगा कि 15% का सर्किट लग गया, तो उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करिए। 242 पर है। देखिए फिर से एक बात बोलती हूँ कि ट्रेडिंग करने से बचो। आप जितना हो सके दबे भाव पर, यानी जब टूटे तब खरीदो और खरीद के रखो, वैसा ही है स्टॉक, ना कि चढ़ते हुए ट्रेन में चढ़ने लायक नहीं है ये स्टॉक से। तो जितना हो सके जब सस्ते हो तब खरीदिए। अभी 7-8% कम हुआ भी नहीं है, लगभग 4.25 जो भी है, तो आप इसको 242 के आसपास खरीद सकते हैं। यस, स्टॉप लॉस लेकिन आपको मेंटेन करना चाहिए यहाँ पर 205 रुपए का। प्रोवाइडेड दिस आपके लिए जो पॉसिबल टारगेट बनेंगे, जैसे जैसे आपका ये स्टॉक 255 के ऊपर निकल जाए, यू शुड वेट फॉर 270 का पहला टारगेट होगा जिसमें आपको होल्ड करना ही चाहिए। इसके बाद आप इसको 315 के लिए भी होल्ड करके चल सकते हैं। ट्रेड करने से बचो, मैं फिर बोल रही हूँ, क्योंकि ट्रेड करोगे तो आप अपने डिसीजन पे टिके नहीं रह पाओगे। तो इसका सोल्यूशन यही होगा, जितना होल्ड कर सकते हो पोजीशन को, क्वांटिटी को, उतना ही बाय करो। एमटीएफ वाली गलती मत करना। बहुत सारे लोगों के एग्जांपल्स आए थे विपुल जी, जस्ट लोगों के लिए बोल रही हो कि पीएसयू स्टॉक्स में लोगों ने एमटीएफ में पोजीशंस होल्ड की थी जो उनको बेचनी पड़ी। वैसी गलती नहीं करनी, वैसी गलती नहीं करना। अच्छा मैम, अब आप पारस डिफेंस और आइडिया फोर्स पे बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं अभी? नहीं, आई एम स्टिल होल्डिंग। अच्छा ठीक है, तो जो है फिर आप बीएल और एचएल के वो लेकर के बोल दीजिए। और कोई फेवरेट काउंटर जो अभी आपके पोर्टफोलियो में ना हो लेकिन डिफेंस का हो, तो आप अगर उस पर जो है राय दे दीजिए। बीएल और एचएल तीनों पे राय बोल दीजिए। इस बीच अनन्या जी ने बहुत सारे दिल बना के भेजे हैं, कह रही है लव यू मैम, और नीचे इन्होंने लिखा है रचित सर आपसे मैं बहुत गुस्सा हूँ। तो वो उनकी नाराजगी उसको लेकर के है। यस मैम, क्या करें जाए जी? महिला शक्ति जिंदाबाद। महिला शक्ति जिंदाबाद। हम लोग तो कोने में कुछ दिन में बाद पता नहीं दिखाई भी देंगे कि नहीं जी, बताइए सर मैम। चलिए, तो बीएल अभी 462 पर है। फ्रेश लॉन्ग के लिए ठीक है, बट ट्रेड के लिए ठीक नहीं है। इन्वेस्टमेंट करना है तो ही हाथ डालो, अदरवाइज 2 कदम की दूरी बना लीजिए। फिलहाल के लिए 262 पर खरीदने के लिए मैं इसमें आपको समय नहीं है उतना, बस इतना ही बता सकती हूँ कि आगे की प्रोबेबिलिटी परसेंटेज वाइज कितनी है। यहाँ से अगर आप खरीदते हैं तो 15 से 25% का अपसाइड पॉसिबल है, जबकि आपको जो रिस्क यहाँ लेना है वो सिर्फ 7% का। 430 पर अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करो।
और होल्ड योर पोजीशन, सिंपल एंड क्लियर व्यू। HAL मैं चाह रही हूँ HAL 3,500 पे आ जाए, पता नहीं आ जाना चाहिए, आ जाएगा तो 3,500 के आसपास HAL इज अ वेरी ब्यूटीफुल पिक, आप इसको बिल्कुल मिस मत करिएगा। अभी 4,000 पर है, अभी देखते हैं कब आएगा, 2 महीने में आएगा कि 2 हफ्तों में, वी डोंट नो, लेकिन 3,500 पर HAL इज अ वेरी वेरी वैल्यू पिकिंग स्टॉक। इसके बाद आपने दूसरा जो स्टॉक दिया था, आई थिंक वो BDL था। हाँ, भारत डायनेमिक्स जी। यस, तो BDL अभी 1370 के पास में है। इट्स अ लॉन्ग व्यू, यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड आप प्लान बिल्कुल कर सकते हो। आपके लिए जो पॉसिबल टारगेट है 1450 की रेंज से लेकर के, रेंज बोल रही हूँ मैं, एब्सोल्यूट नंबर नहीं, 1450 से लेकर के लगभग 1600-1700 की ये जो 3-4 लेवल्स हैं, इसमें आसानी से हिट हो जाएंगे। तो जो भी आप ट्रेड प्लान कर रहे हो या फिर एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, योर स्टॉप लॉस शुड बी वेरी स्पेसिफिक एट 1230। और मेरे ख्याल से सुबह ये 1330-40 पे था, जब सुबह भी हम लोगों ने इसमें बाइंग ही दिया था। सेम व्यू है। अच्छा, इन सब में सबसे अच्छा क्या लग रहा है आपको? BEL एंड BDL, और दूसरे BEL एंड BDL, एंड दूसरा स्टॉक एक और आया था अभी, GRSC। ठीक जो आज के प्राइस पर ठीक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैम, आपको धन्यवाद करने का वक्त हुआ। जाने से पहले एक हमने टाइटल में नाम लिखा था, उस पर बातचीत नहीं हो पाई। वोडाफोन को लेकर के आपका व्यू जानना चाहेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के आज कुछ सुनवाई भी चल रही है, शायद जैसे कोई अपडेट आएगी तो हम इस पर आपसे बातचीत करेंगे। तो रेंज में ही है, 10 के आसपास ही चल रहा है, 9.97। क्या करना चाहिए अभी? डू नॉट टच है अभी बिल्कुल कुछ भी लॉन्ग पोजीशन मत बनाइए। इसको थोड़े दिन समय टाइम पास करने दो, देखते हैं 8.5 आ रहा है या फिर वापस 11 के ऊपर जा रहा है। तो प्राइस कंफर्मेशन इस तरह के स्टॉक में, जब तक आपकी प्राइस कंफर्मेशन आपको कम से कम टेक्निकल चार्ट भी नहीं दे रहा है, फंडामेंटल्स न्यूज आते हैं, मतलब जो भी मैक्रो न्यूज आते हैं वो तो प्ले होते ही है, बट आपको इस तरह के स्टॉक्स में बहुत स्पेसिफिक होना होता है प्राइस चार्ट पर। सो अभी 10 के आसपास है, 8.5 आता है कि 11, वी गोट टू सी। इसलिए अभी फिलहाल इसमें कोई भी व्यू नहीं है, ना ही एवरेज का, ना ही बाय का और ना ही सेल का। चलिए अंबाला मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय देने के लिए। कोई आपको तरफ से कोई डिस्क्लोजर? यस विपुल जी, आज भी हम लोगों ने काफी सारे स्टॉक्स डिस्कस किए हैं, एंड ज्यादातर स्टॉक्स ऐसे रहते हैं जो मेंबर्स के पास किसी ना किसी वे में, चाहे वो मिड टर्म का व्यू हो या स्विंग ट्रेड का हो या डेरिवेटिव में हो, पोजीशंस हो सकती है। बट मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में जहां जहां पर कोई भी पोजीशन होती है, मैं आप लोगों को बताती हूँ उस समय पर। बट यस, बीइंग एन इन्वेस्टर एंड ट्रेडर, कोई पोजीशन या कोई स्टॉक मेरे पास भी हो सकते हैं। जैसे ही समय रहेगा तो ये, बट there is no conflict of interest as such। कोई बिग परसेंटेज वाली जो पोजीशन है अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस, वो नहीं है। बाकी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क को समझते हुए काम करिए। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट दो अलग अलग चीजें, क्लब मत करो वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। और ये आपका मतलब सवाल तो नहीं ले पाएंगे राजू जी का, लेकिन इनका टिप्पणी आप तक पहुंचा देते हैं। कह रहे हैं विपुल जी अंबाला जी मुझे आप इसलिए अच्छी लगती हैं क्योंकि आप अपनी बात पर कायम रहती हैं, और विपुल जी के शब्दों में कहा जाए तो अद्भुत बुद्धिमत्ता। हमारे शब्द भी आप ही बोलेंगे राजू जी, बहुत शानदार। चलिए मैम, थैंक यू, धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। आपका सवाल आगे डिस्कस कर लेंगे राजू जी, लेकिन इस बीच अब वेलकम करते हैं हमारी अगली विशेष मेहमान आस्था जैन जी का। आस्था जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और आस्था जी के स्वागत के साथ हम बिगुल बजाएंगे हमारे अगले सेगमेंट, जिसका नाम है IPO हो तो ऐसा। IPO हो तो ऐसा खास पेशकश हमारी, और बाजार के उतार चढ़ाव के बीच प्राइमरी मार्केट में क्या हलचल चल रही है, वहाँ पर किस तरीके का रुझान देखने को मिल रहा है, इस पर हमारी निगाहें रहती हैं। और आज तो आस्था जैन जी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनकी और ज़्यादा पैनी निगाहें रहती हैं प्राइमरी मार्केट पे, तो उनसे समझेंगे। हर्ष हमारे साथ इस मंच का हिस्सा हमेशा ही रहे हैं, तो हर्ष से जानकारी लेते हैं IPOs के बारे में। हर्ष, बताइए क्या कुछ अपडेट, शुरुआत कहाँ से करेंगे? जी, तो बेसिकली 2 IPO हैं आज, व्यू सेकंड डे है। अगर हम लोग राजपूताना स्टेनलेस की बात करें तो सबसे पहले इसी से शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग। तो आप देखिए, सबसे पहले इसके बिजनेस मॉडल के बारे में बताते हैं अपने दर्शकों को। यहाँ पर कंपनी जो है 1991 में स्टैब्लिश हुई थी, काफ़ी पुराना और एक्सपीरियंस यहाँ पे मैनेजमेंट है यहाँ पर।
इसके साथ ही स्टेनलेस स्टील से जुड़े जो प्रोडक्ट्स है बनाती है, करीब करीब 80 से ज़्यादा जो कैटेगरीज हैं यहाँ पर, उससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं वो डाइवर्सिफाई होता है यहाँ पर। अगर आप कंपनी के प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे वर्सेटिलिटी देखने को मिलेगी, भारी मशीनरी से लेके ऑटो पार्ट्स, एरोस्पेस, शाफ्ट और मशीनरी, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स, तमाम जगह पर ये कंपनी जो अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है यहाँ पे, ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी अच्छा खासा एक्सपोजर है कंपनी का। यूएई, यूएसए, टर्की, कुवैत, तमाम जगहों पे, देशों पे, पोलैंड जैसे जगहों पे एक्सपोर्ट करती है। अब प्राइस बैंड की बात करें यहाँ पर तो 116 से 122 है, एक लॉट में 110 शेयर्स होंगे। टोटल इशू साइज की बात करें तो आप करीब 225 करोड़ के आसपास का टोटल इशू साइज है यहाँ पे। और अगर आप फ्रेश इशू की बात करें तो 179 करोड़ का है, और अगर ऑफर फॉर सेल की देखें तो 76 करोड़ का, यानी 76 ऑफर फॉर सेल जो है उसका नंबर काफी कम दिखता है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखें सब्सक्रिप्शन, क्योंकि डे 2 है यहाँ पर, तो आप देखिए QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बाहर की स्थिति देखें तो फुल्ली यहाँ पे सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। NII का आंकड़ा देखें तो 80% तक सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। रिटेल पार्टिसिपेशन देखें तो 10% के आसपास है, और ओवरऑल देखें तो 40% के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। अभी भी पूरा सब्सक्रिप्शन यहाँ पर नहीं हुआ है, फुल्ली सब्सक्राइब नहीं होता हुआ दिखा है। अगर हम लोग आगे बढ़े यहाँ पर फाइनेंशियल कंडीशंस को देखें, यहाँ पे टटोले यहाँ पर 2023, 24, 25 टोटल इनकम की बात करें तो आप देखिए इसमें आपको देखने को मिलेगा कि 951 करोड़ 2023 में थे, तो वहां से उसके बाद ये घटा, डाउन गया, डिप आया, उसके बाद फिर वापस एक जंप 937 के लेवल पर आता हुआ करोड़ के आसपास देखने को मिला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एबिटा की बात करें तो उसमें भी लगातार जो है ये बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन बोरोइंग के मोर्चे पर भी यही स्थिति है। एक बार स्टेगनेंट रहा 2 साल, लेकिन उसके बाद फिर करीब 20 करोड़ बढ़ता हुआ दिखा है 2025 के हिसाब से। अब हम लोग इससे कुछ फंडामेंटल स्ट्रेंथ और रिस्क की बात कर लेते हैं यहाँ पे, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो मजबूत साफ तौर पे दिखती है। फाइनेंशियल कॉस्ट में जो बचत दिख रही है जिसका असर हम लोग बैलेंस शीट के हिसाब से देखते हैं। अगर आप पोस्ट इशू पी देखें 21x के आसपास ट्रेड कर रही है, अगर FY25 के अर्निंग के हिसाब से देखें, यानी कि जो पीयर्स के हिसाब से देखें तो स्थिति काफी ठीक दिखती है यहाँ पे। प्रोमोटर अनुभवी है, कंपनी पर संभावित देनदारियां ज्यादा हैं यहाँ पर, ये चीज समझने वाली है, क्योंकि स्ट्रेंथ के बाद अब ये रिस्क आ गया, वीकनेस आ गई, जो संभावित देनदारियां वो ज्यादा है। अगली प्लेट पर अगर हम लोग चले यहाँ पर अपने दर्शकों को बताते हैं यहाँ पर कि देखिए नेटवर्थ का करीब 68% के आसपास की देनदारियां यहाँ पे। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो है वो बढ़ रहे हैं, FY25 के अंदर 28% था रेवेन्यू का, तो इस नजरिए के हिसाब से भी यहाँ पे वीकनेस आप देख सकते हैं। यहाँ पे ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ तो जो है वो स्थिर है, लेकिन मुनाफा जो है वो यहाँ पर वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, यानी कि रेवेन्यू यहाँ पे जो है अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है, लेकिन मुनाफा बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये जो तमाम चीजें वो ध्यान में रखनी चाहिए। और अगर आप ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, कल 2 रुपए था, आज और घट गया, 1.5 रुपए पर आ गया, 1.23% के आसपास लिस्टिंग की संभावना, 123.5 रुपीज के आसपास ये लिस्टिंग दिखा सकता है। चलिए आस्था मैम के पास चलते हैं। आस्था मैम, काफ़ी डिटेल में हर्ष ने जो है इस पर जानकारी दी, आपका व्यू क्या है? आपने इसके फंडामेंटल्स देखे, पढ़े? अभी एक तो 2 चीज़ें हैं, एक तो मार्केट की कंडीशन जो अभी चल रही है उसका लिस्टिंग पे क्या असर रहेगा, और दूसरा फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन जो रखी गई हैं वो आपको कैसी लग रही है? जी बिल्कुल। गुड आफ्टरनून विपुल जी, गुड आफ्टरनून हर्ष। देखिए मैं आपको अगर इसके फंडामेंटल्स की बात करूं तो फंडामेंटल्स काफी आपको अच्छे लगेंगे, क्योंकि एक तो ये अपने जो प्रोडक्ट हैं ये RSL ब्रांड के तहत ये मार्केट करते हैं। दूसरी तरफ देखिए तो जो इनकी कैपेसिटीज है, जिसमें मेल्टिंग एंड रोलिंग की बात करें तो वो अपने चरम पे है, यानी कि 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रही है। और अब ये जो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करके नया प्लांट डालेंगे स्टेनलेस सीमलेस स्टील का, तो वहां से एक तरह से देखा जाए तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करने से एक तरह से डाइवर्सिफिकेशन ये दिखाते हुए नजर आएंगे अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में, और वो एक लॉन्ग टर्म के लिए काफी बढ़िया पॉइंट होता है। दूसरी तरफ अगर इनके मैं मार्जिन्स देखूं तो मार्जिन्स इनके इंडस्ट्री वाइड आप कह सकते हैं कि बढ़िया लगेंगे, स्पेशली अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन या नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो कंपेरेटिवली अगर जो इनके पेयर्स हैं उनके मुकाबले अगर आप देखने जाएंगे तो वो दोनों मार्जिन आपको ठीक लगेंगे। दूसरी तरफ अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन एक्चुअली वैसे ये 821 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे रहा है, और ये भी 21 का हमने कब निकाला है, जब जो इन्होंने 6 महीने की अर्निंग्स दी हैं उसको हमने एनुअलाइज करके पोस्ट इश्यू इक्विटी पे लिया है। तो वो थोड़ा सा ज्यादा लगता है, वो इस वजह से ज्यादा लगता है कि अभी मार्केट की कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है, और इतने खराब मार्केट में जब सेंटिमेंट खराब होता है तो उसमें थोड़ा सा वैल्यूएशंस अगर ये थोड़ा सा और अच्छा करते तो इसमें शायद और बढ़िया ट्रैक्शन हमें देखने को मिलता। तो मोटा मोटी बात करें तो यहाँ पे वैल्यूएशन का कंफर्ट इतना स्ट्रांग नहीं है जितने के फंडामेंटल्स ठीक ठाक है। तो इसी वजह से हमारी राय तो ये रहेगी कि अभी मार्केट की कंडीशन देखते हुए अगर रिस्क ले सकते हैं तो लगाइए, और रिस्क नहीं ले सकते
तो छोड़ दीजिए, कुछ बहुत बड़ा नुकसान भी आपको होगा नहीं इसे अगर छोड़ा तो भी। अच्छा, मान लीजिए जिन लोगों ने लगा दिए हैं या फिर जो लोग थोड़ा रिस्क लेना चाह रहे हैं उन्होंने लगाया अगर, तो किस लेवल पे आपको लगता है कितना प्रीमियम मिल सकता है लिस्टिंग पर? और जो लोग होल्ड करना चाह रहे हैं तो क्या उनको थोड़ा मीडियम टर्म के लिए क्या रख सकते हैं? क्या व्यू है आपका? देखिए, जहां तक आपने प्रीमियम लिस्टिंग की बात की तो लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे इसकी वकालत कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा कैंडिडेट है, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में तो ये 10% से ऊपर के रिटर्न्स दिखाता हुआ नजर आएगा। और भी बड़े लेवल्स हैं, लेकिन मैं अभी इतनी जल्दबाजी नहीं करना चाहती और इन पे मैं कॉमेंट नहीं करना चाहती, क्योंकि क्या होता है हम आके कुछ भी बोलते हैं तो लोगों का एक हमारे ऊपर इस तरह का कॉन्फिडेंस रहता है कि वो उस हिसाब से कहीं हम कहते हैं कि अफेक्ट नहीं हो जाए उनकी थिंकिंग, इसलिए मैं इतना ही बोलूंगी। लॉन्ग टर्म में तो आराम से 10-15% के ऊपर के रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, लेकिन लंबी अवधि में जिसमें कि 6 महीने की समय सीमा भी आप मान सकते हैं। लेकिन छोटी अवधि के लिए बात करें तो सब कुछ डिपेंड करेगा मार्केट का मूड माहौल कैसा है। अभी जिस तरह का मूड माहौल है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी लिस्टिंग देखने को मिलेगी, और जो मैं लंबी अवधि के लिए मान रही हूँ वो छोटी अवधि में ये दिखाता हुआ नजर आएगा। ऐसे चांसेस तो अभी काफी कम लग रहे हैं। लंबी अवधि में ये बढ़िया रिटर्न दे सकता है जिसमें आप 10-15% के ऊपर का भी मान सकते हैं, लेकिन छोटी अवधि में पूरा पूरा निर्भर करेगा मार्केट का मूड। जिस दिन ये ओपन होगा और जिस दिन ये लिस्ट होगा उस दिन मूड कैसा है, किस तरह का न्यूज फ्लो आ रहा है उस पे होगा। क्योंकि अभी जो पिछले भी कुछ आईपीओस गए हैं तो वहां पे भी हमारी राय ये थी, एक तो विपुल जी देखिए कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पेडिग्री के कोई आईपीओस अभी आ नहीं रहे जिसमें कि आप बोलते हैं ना कि बिल्कुल आप जोरों शोरों से रेकमेंड करें कि मार्केट का मूड माहौल कैसा भी हो आईपीओस में आप लगाइए। वैसे ही कोई भी आईपीओ अभी हमने लास्ट जो 15 दिनों में देखी इस तरह का कोई भी आईपीओ नहीं था, और वही इसके लिए भी अप्लाई होता है। छोटे साइज के इश्यूज रहते हैं यहाँ पे, आपको भी पता है छोटे साइज के इश्यूज में लिस्टिंग के दिन कभी कभी बड़े उलटफेर हो जाते हैं। उन सब से बचना है तो रहने दीजिए। मैं वापस बोलती हूँ कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप नहीं लगाएंगे, क्योंकि मार्केट का मूड माहौल ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी रिस्क लेके इसमें लगाएं। लेकिन अगर लगाना है फिर भी तो मन में मानिएगा कि ये मैं लंबी अवधि के लिए लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, तभी इसमें पैसा लगाइए, नहीं तो रहने दीजिए। लिस्टिंग के बाद वापस से इसे देख भी सकते हैं। ठीक, चलिए तो ये राय हो गई इस आईपीओ को लेकर के। अगले आईपीओ के लिए चलते हैं हर्ष के बाद। हर्ष बताइए अगला आईपीओ कौन सा? जी, इनोवेशन आईपीओ की बात कर लेते हैं। आज से ये आईपीओ खुल गया है यहाँ पर। सबसे पहले इसके बिजनेस मॉडल के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए कंपनी के जो सेगमेंट को अगर आप देखें तो 4 सेगमेंट में आप बांट सकते हैं। यहाँ पर मैन पावर सर्विसेज कंपनी क्या करती है, बेसिकली यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड हो गए या फिर क्लीनर, ऑफिस स्टाफ जो हो गए उनको, जो टेक्नीशियन हो गए उनको हायर करती है। और कहाँ पर प्लेस करती है, यहाँ पे हॉस्पिटल, बैंक, रिटेल तमाम जगहों पर यहाँ पे प्लेसमेंट करती हुई दिखती है। यहाँ पे टोल प्लाजा बिजनेस मैनेजमेंट में कंपनी है। एनएचआई के जरिए जो हाईवे टोल बूथ है उसको ऑपरेट किया जाता है। जो भी फिक्स इनकम, जो एनुअल फीस होती है वो सरकार को दी जाती है और वहाँ पर जो टोल कलेक्शन होता है उसको कलेक्ट किया जाता है। तीसरा स्किल डेवलपमेंट है। यहाँ पर जो युवाओं को ट्रेड, सिलाई, तमाम तरह की चीज़ें कराई जाती हैं। जो चौथा है ड्रोन, खास तौर पर ड्रोन के ऊपर जो है यहाँ पर फोकस किया जाता है। ड्रोन पायलट ट्रेनिंग कराई जाती है। ड्रोन निर्माण, सक्रिय, तमाम तरह की जो चीज़ें उसके ऊपर फोकस किया जाता है। अब देखिए आज मंगलवार है, आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे थर्सडे को 12 मार्च को ये बंद होता हुआ दिखेगा। अलॉटमेंट फ्राइडे मार्च 13 को होती हुई दिखेगी। लिस्टिंग डेट की बात करें 17 मार्च को होती हुई दिखेगी। यहाँ पे अगर हम लोग आगे बढ़े यहाँ पर तो आप देखिए इशू प्राइस बैंड 521 से लेकर 548 रुपए प्रति शेयर के भाव होगा। एक लॉट में 27 शेयर्स होंगे। टोटल इशू साइज जो है 323 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश इशू की संख्या 255 करोड़ है, जबकि ऑफर फॉर सेल की 68 करोड़ है। यानी कि फ्रेश इशू का नंबर जो है वो बड़ा है यहाँ पर। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और जानकारी अपने दर्शकों से साझा करते हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो आप देखिए सबसे पहले रेवेन्यू ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो रेवेन्यू ग्रोथ जो है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से अगर आप देखें यहाँ पर तो करीब करीब 86% है, जो साफ तौर पर जो टोल मैनेजमेंट के हिसाब से अगर आप देखें यहाँ पर एक साल का काफी अच्छा जंप, करीब 100% से ज्यादा का जंप यहाँ पर दिखाता है। क्लाइंट रिटेंशन की बात करते हैं यहाँ पे। क्लाइंट रिटेंशन को देखें तो एग्जिस्टिंग जो क्लाइंट है वो लगातार बढ़ रहे हैं यहाँ पर, और जो जंप है वो करीब करीब यहाँ पर 400% के आसपास का दिखाता है। हाई प्रॉफिटेबिलिटी किस हिसाब से देखें, अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखें FY25 के हिसाब से या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो 35 से 40% के आसपास दिखती है, जो कि पीयर्स के मुकाबले एक बेहतर स्थिति दिखाती है यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन की बात करते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन को देखें 1400 से ज्यादा कर्मचारी हैं यहाँ पे, और क्लाइंट्स की स्थिति देखें जो तमाम सेक्टर्स की तरफ जो है कंपनी का फोकस है, चाहे बैंकिंग हो, हेल्थ केयर हो या गवर्नमेंट्स हो, रिटेल हो, तमाम तरह की चीजें जो है वो दिखती हैं यहाँ पे। पोस्ट आईपीओ अपॉर्चुनिटी के लिहाज से अगर आप देखें तो
कंपनी जो है वो खासतौर पे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से हैं। तो जो आस्था मैम कहे थे अभी वही स्थिति है। अगर आगे यहाँ पे देखें जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से, वैसे इस हिसाब से देखा जाए तो अगर रिस्क की बात करें यहाँ पे तो क्लाइंट कंसंट्रेशन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए क्लाइंट कंसंट्रेशन में यहाँ पे क्या है, जो एनएचआई की ओर से अभी हमने बहुत सारी पीछे कंपनियों में देखा यहाँ पे डिबार्ट करती हुई दिखी थी, यहाँ पे जो प्रतिबंध होते हैं अस्थायी के तौर पे, तो वो कई कंपनियों के साथ हुआ, तो वो एक खतरा लगातार बना रहता है यहाँ पे। नेगेटिव कैश फ्लो की बात कर लेते हैं यहाँ पे। कंपनी आप चाहे FY25 में देख लीजिए या अभी FY26 के हिसाब से भी अगर आप देखें तो नेगेटिव कैश फ्लो देखने को मिल रहा है। बोरोइंग जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है यहाँ पे। लेबर इंटेंसिव रिस्क है, कंपनी के ऊपर कई तरह के लेबर जो केसेस है वो चल रहे हैं यहाँ पे। पेनल्टीज अगर होती हैं या फिर कंपनी जो है कुछ किसी केस में मान लें फंसते हैं तो वो रेपुटेशन के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। और गवर्नेंस कंसर्न यहाँ पर साफ तौर पे दिखता है। यहाँ पे जो प्रमोटर्स को लेके जो पर्सनल खर्च है वो तमाम तरह की चीजें हो सकती हैं यहाँ पे। आगे अगर हम लोग बढ़े यहाँ पर तो फाइनेंशियल्स को देखें तो देखिए 2023, 24, 25 में लगातार टोटल इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखिए 9 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़, फिर 29 करोड़ आया। एबिटा में भी एक अच्छा जंप यहाँ पे दिखता है। बोरोइंग की जो हम लोग बात कर रहे थे अभी, वो जरूर बढ़ता हुआ लगातार दिख रहा है साल दर साल के हिसाब से। चलिए ठीक, यहाँ पर अब बात कर लेते हैं मतलब आस्था मैम से। आस्था मैम, इस आईपीओ को लेकर के क्या व्यू है आपका? क्या यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है? बात है, देखिए एक तो क्या प्राइसिंग जो कि मैं बोल रही हूँ, एक तो मार्केट का मूड माहौल खराब है विपुल जी, उसमें अगर प्राइसिंग और थोड़ी सी ये नीचे लेके आते तो फिर भी शायद सोचा जा सकता था। दूसरी तरफ देखें तो इनका जो बिजनेस है वो डाइवर्सिफाई है, क्योंकि 3 क्षेत्रों से आता है, जिसमें मेजर पार्ट ऑफ रेवेन्यू टोल मैनेजमेंट से आ रहा है जो कि 57% है। बाकी स्किल डेवलपमेंट से छोटा मोटा आता है, और जो तीसरा पावर पार्ट है मैन पावर मैनेजमेंट, वहां से आता है। तो एक तो डाइवर्सिफाई बिजनेस है, और दूसरी बात ये है कि फाइनेंशियल्स भी यहाँ पे ठीक ठाक है, और तीसरी बात है वैल्यूएशन फ्रंट पे इतना कुछ बड़ा कंफर्ट आ नहीं रहा है इसमें। और मुझे सबसे अगेन वही चीज है कि बहुत बड़ा ऑप्टिमिज्म इसमें भी नहीं है कि इसमें जम के या एकदम कूद के लगाने वाला ये एक आईपीओ हुआ। तो मेरे हिसाब से इसे भी एक बार रहने दीजिए, लिस्ट होने के बाद चाहे तो इसमें वापस से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अभी कुछ इस तरह के फंडामेंटल नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि इनके जो रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियोज हैं वाकई में बेहद बेहद मजबूत है। इनफैक्ट ग्रोथ तो इन्होंने काफी अच्छी दिखाई है, लेकिन जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस है वो थोड़ा मुझे लगता है कि और अगर ये इतना डाइवर्सिफाइड बिजनेस नहीं होता तो बेटर रहता। तो ओवरऑल यहाँ पे भी यही कंक्लूजन है कि इसमें भी अगर लंबी अवधि का मन हो तो लगाइए, नहीं तो इसे भी रहने दीजिए। एक बार लिस्ट होने के बाद भी इसमें मुझे लगता है मौके मिलेंगे लगाने के, तो इसमें भी मेरे हिसाब से तो अभी रहने दिया जाए इसमें मार्केट के मूड माहौल को देख के। जी, तो मैम मोटी मोटी बात यह है कि जो दोनों आईपीओस खुले हुए हैं उनमें अगर बहुत रुचि ना हो कि भाई आईपीओ में लगाना ही लगाना है, तो दोनों को अवॉइड कर सकते हैं। जो लोग थोड़ा रिस्क ले सकते हैं वो पहले वाले आईपीओ में लगा लें, सेकंड वाले को पूरी तरह कंप्लीट अवॉइड, है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि विपुल जी देखिए अभी जो पहले के भी आईपीओस आए थे वो सब अपने इश्यू प्राइस के नीचे हैं। तो लिस्टिंग के दिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुए लेकिन वो टिक नहीं पाए। तो मेरा वही अभी यही मत आ रहा है कि ये कोई ऐसी इतनी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली दोनों कंपनियां नहीं है कि ये मार्केट किसी भी तरफ जाए ये अपने उस पर बने रहेंगे। लेकिन राजपूताना की बात करें तो इन दोनों में से बेहतर वही है अनडाउटेडली। तो अगर रिस्क कहीं लेनी भी है कि इसका टिकट साइज छोटा है या फिर फंडामेंटल्स ठीक है, वैल्यूएशन का कंफर्ट तो वहां पे भी नहीं है, फिर राजपूताना में मन बनाया जा सकता है। बाकी मेरे हिसाब से तो एक बार दोनों को भी छोड़ेंगे तो दुख नहीं होगा कि कुछ बड़ा यहाँ पे चीज या मौका छूट गया है, क्योंकि कोई बहुत बड़े फायरवर्क्स लिस्टिंग पे दोनों के होते हुए नजर नहीं आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। हर साथ धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। तो डिस्क्लोजर लेने की कोई आवश्यकता है नहीं क्योंकि दोनों पे आईपीओ बाजार पे। मैम डिस्क्लोजर देना चाहेंगी? जी नहीं बिल्कुल, क्योंकि दोनों पे ही हमारी सलाह तो यही है कि एक बार लिस्टिंग के बाद देखेंगे तो बेटर रहेगा। और बाकी आईपीओ में हमने यही अपने रिकमेंडेशन क्लाइंट्स को भी दिए हैं। और धन्यवाद विपुल जी मुझे बुलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो इस सेगमेंट में हमारी इस खास पेशकश में इतना ही फिलहाल के लिए। चलिए अगले विशेष मेहमान का स्वागत कीजिए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुदित गोयल जी। और मुदित जी बहुत बहुत स्वागत आपका। जिस तरीके से मैंने आपको जो पहले दिन नाम दिया था ना सर, वो बिल्कुल मुझे लगता है काफ़ी हद तक सही था। निफ्टी के निशानची, इंडेक्स के निशानची,
और जिस तरीके से कल धुआंधार प्रदर्शन देखने को मिला, और एक ही होता है कि एक बार हिट हुआ, 2 बार हिट हुआ, ये जो कंसिस्टेंसी आपकी है परफॉर्मेंस की, मुझे लगता है इतने दिन में 1 या 2 बार ऐसा हुआ होगा कि स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे। अनन्या जी की टिप्पणी आई है, कह रही विपुल सर, मुदित सर आ जाएंगे ना, उनको बिग वाला थैंक यू डिक्सन टेक्नोलॉजी के लिए। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी को लेकर के सर उनकी टिप्पणी आई है। तो इसी तरीके से सर आप शानदार काम करते रहिए, और जो भी आपके क्लाइंट्स हैं वो दिन दुना रात चौगुना ढेर सारा रकम जो है वो कमाते रहें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। सर जतिंदर सोनी जी कह रहे हैं आज मोदी सर नहीं आ रहे, आ गए सर, देख लीजिए। चलिए इस बीच जो है कुछ एक टिप्पणियाँ लेकर के फटाफट अपना सेगमेंट शुरू करेंगे। नीतू जी जानना चाह रही हैं सेजिलिटी के बारे में सर, कह रही हैं कि 50 रुपीज़ पर लिया हुआ है सेजिलिटी, क्या यहाँ पर एवरेज करना चाहिए या नहीं? तो सेजिलिटी को लेकर के आपका व्यू क्या है अभी? गुड आफ्टरनून विपुल जी, गुड आफ्टरनून ऑल द व्यूअर्स ऑफ यू बोनस, एंड थैंक यू सो मच सर इतना अप्रिशिएट करने के लिए, ध्यान रखने के लिए। तो बिल्कुल, और जो भी मुझसे बेस्ट होगा वो करने की मैं कोशिश करूंगा, व्यूअर्स तक ज्यादा से ज्यादा बेस्ट प्रॉफिटेबल कॉल्स पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और यस, देखिए जो अनन्या मैम ने अप्रिशिएट किया है, थैंक यू। मैं वही मेरे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। डिक्सन आज 6-6.5% ऊपर है और हमने ठोक के बाय करने की सलाह दी थी। इवन टाटा पावर 3-3.5% ऊपर है, कल इस पर डिस्कशन किया था, फिर से 381-382 के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। CDSL ठोक कर बोला था होल्ड करके चलिए, 3.5% की तेजी CDSL में भी देखने को मिल रही है। देखिए मैं व्यूअर्स को एक ही चीज समझाना चाहता हूं, कल और आज में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, केवल एक ही चेंज हुआ है, कुछ भी नेगेटिव अनाउंसमेंट नहीं आया है। देखिए अगर मार्केट यही चाहता है कि कुछ भी आप नेगेटिव अनाउंस मत कीजिए, मार्केट अपने आप ही तेज भागेगा, क्योंकि ऑलरेडी इतनी करेक्शन स्टॉक में देखने को मिली है। सारे स्टॉक्स अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, बहुत ओवरसोल्ड टेरिटरी में चले गए हैं, बहुत तेज बाउंस बैक मार्केट में और स्टॉक्स में एक्सपेक्टेड है, और उस तरह का थोड़ा सा एक झलक आज के सेशन में देखने को मिली है। अब रहा बात सेजिलिटी का, तो मैं यहाँ पर होल्ड करके चलने की सलाह दे रहा हूँ, और थोड़ा सा रिस्क लेने की भी आपको मैं सलाह दे रहा हूँ। 39 रुपीज पर अभी ट्रेड हो रहा है, अपनी कॉस्ट को एवरेज कीजिए। यहाँ पर सेजिलिटी पे 1 मिनट आता हूँ मैं सर, लेकिन जरा अभी आप एक बार निफ्टी को देखिए, ये मुझे लग रहा है क्या आज का अगर इंट्राडे हाई तोड़ता है तो क्या ये यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग तेज हो जाएगी सर? क्या सर शॉर्ट कवरिंग जो डाटा चेंज हुआ है वो 200 से ही स्टार्ट हो गई है, क्योंकि ड्यूरिंग द डे 200 पर बहुत ऑल ऑफ अ सडन डाटा चेंज हुआ है। 3 करोड़ पुट राइटर्स एक्टिव हो गए हैं यहाँ पर। जो सुबह से 3 करोड़ कॉल राइटर्स थे वो पूरी तरह से पुट की तरफ आ चुके हैं, पुट राइटर्स में कन्वर्ट हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। और जिस हिसाब से डाटा बने हुए हैं, लगता नहीं है 200 के नीचे आज के सेशन में मार्केट जाएगा। तो कहीं भी डिप आएगा, हम डिप का वेट कर रहे हैं, डिप आएगा तो बिल्कुल एक बार कॉल को ही बाय करने की सलाह देंगे। तो एक बार वेट करते हैं, डिप के आसपास बाय करेंगे। बिल्कुल, वाकई जैसे सर आपकी कॉल आएगी बताइएगा जो है आज की ऑप्शन स्ट्रेटजी के बारे में। अब सेजिलिटी वाली बात कंप्लीट कर दीजिए और स्क्रीन पर सेजिलिटी ले आइए जी। सेजिलिटी को यहाँ पर कॉस्ट को एवरेज करने की सलाह दे रहे हैं। 2 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए, 37 के एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। बाउंस बैक में पहला टारगेट यहाँ से 44 का होगा, 5 रुपए 6 रुपए ऊपर, यानी 17-18% ऊपर के टारगेट्स बनते हैं। तो करीब 5 रुपए ऊपर के आप टारगेट्स लगाइए। पहला टारगेट वो बनेगा 45 का, दूसरा टारगेट 48 का बनेगा। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है, बाय एंड होल्ड करने की सलाह। सर एक प्राज इंडस्ट्रीज भी देख लीजिए, संतोष जी हैं हमारे एक दर्शक, वो जानना चाह रहे। अच्छा 2 काउंटर पे मैं जो है आपकी राय जानना चाहूँगा। एक तो ये हो गया कि आप फटाफट जो है सर प्राज पे एक बार बात कर लीजिए, और एक सवाल और था मैं आपको बताता हूँ सर, तब तक आप प्राज देख लीजिए सर। देखिए प्राज में राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है, और यहाँ से रैली कितनी स्ट्रेच करेगी ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ 294 के एसएल से बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। मेरे चार्ट्स पे जो पहले टारगेट्स हैं वो यहाँ से 385 के निकल कर आते हैं। ऐसे वाले हालात पे 20% ऊपर के टारगेट देना थोड़ा सा जस्टिफाइड नहीं है, बट जो चार्ट्स बोल रहे हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे बिल्कुल टाइटली बाय एंड होल्ड करके चलिए। बाउंस बैक में पहला टारगेट ही 385 का बनता है। ये बात। इस बीच ट्रेन इन रेंज कह रहे हैं मोदी सर बुल का डंका बजेगा, 24,400 के ऊपर क्लोज होगा, मैं वेट कर रहा हूं आपकी कॉल का।
तो ये मतलब जो है लोगों का उत्साह बना हुआ है। लेकिन इस बीच सर एक तो ONGC देख लीजिए सर, और एक इटर्नल देख लीजिए। हमारे एक दर्शक ने धनराशि भेजी थी, वो उस समय बातचीत हो नहीं पाए। इटर्नल इन्होंने 262 पे लिया हुआ है, 1000 शेयर हैं, और ONGC 285 पे है। इन दोनों में क्या करना चाहिए, और इसी के साथ फिर हम लोग बिगुल बजा देंगे अगले सेगमेंट के लिए। सर ONGC से एग्जिट करने की सलाह है। क्रूड में थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है और उसका इम्पैक्ट जो कुछ आना था ONGC पे देखने को मिला है। हमें लगता है स्टॉक में और करेक्शन बन सकती है आने वाले दिनों में। ये काउंटर 255 रुपए तक की डाउनसाइड दिखा सकता है, तो ONGC से एग्जिट करने की सलाह है। दूसरा काउंटर एटर्नल है। एटर्नल पे अगर हम बात करें तो फॉलिंग ट्रेंड लाइन में लगातार ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। कल के सेशन में कुछ रिवर्सल कैंडल बनाई थी, लेकिन आज फॉलो अप बाइंग नहीं आई है, तो यहाँ पर मैं एग्जिट करने की सलाह नहीं दे रहा हूं। एक ही चीज बोलूंगा, 220 के एसएल से आप होल्ड करके चलिए। कहीं भी किसी बाउंस में 235-36 के ऊपर क्लोजिंग आएगी, आप अपनी कॉस्ट को एवरेज कर सकते हैं, फिर ये काउंटर 255 तक के अपसाइड मूव दिखाएगा। अभी जो पोजीशन है 220 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। इस बीच चांडियो पुजारा जी का भी सवाल है। पुजारा साहब, आपका भी सवाल ले लेंगे, लेकिन उसके लिए जरा अगले सेगमेंट में ही बातचीत कर ली जाएगी। बाकी के सवाल अगले सेगमेंट में बातचीत के दौरान खबरें पढ़ते पढ़ते करते हैं। शुरू करते हैं खबरों का खेल। खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहां देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे मुदित जी, खबर बताएंगे हम, और एक्शन लेंगे आप। खरीदे बेचे या फिर बने रहें, एक एक करके तमाम कंपनी को लेके आते हैं। और सबसे पहले लेके आएंगे डिक्सन पे काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले सराहना भी मिली हमारे एक्सपर्ट को। कंपनी को HKC ओवरसीज लिमिटेड के साथ JV बनाने के लिए मंजूरी यहाँ पर मिली है, और आज सुबह से ही तूफानी रफ्तार पकड़ा हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ये मंजूरी दी है। सर 10,400 के ऊपर ट्रेड करता हुआ अभी क्या करना चाहिए जिनके पास है उनके लिए भी, और जो लोग खरीदने की सोच रहे हैं आज की इस रैली में, उनके लिए गाड़ी मिस हो गई या अभी भी मौके हैं? नहीं, देखिए अभी भी मौके हैं। यहाँ पर भी हम खरीदारी करके चलने की सलाह दे रहे हैं। हमारे जो ब्रॉडर टारगेट्स हैं वो 11,600 तक के निकल कर आते हैं, तो हमारा व्यू बिल्कुल इंटैक्ट है, पॉजिटिव है। यहाँ पे खरीदिए, और अगर 100 रुपए नीचे मिलता है 250 के आसपास, 10,250 के आसपास मिलता है, वहां पर भी बाय करने की सलाह होगी। हमारे टारगेट्स इंटैक्ट हैं, 11,600 तक के अपसाइड मूव डिक्सन में नजर आएंगे। 2 से 3 महीने का नजरिया रखिए, 11,600 तक के अपसाइड मूव डिक्सन दिखाएगा। अच्छा सर, अगली खबर पे जाएं उससे पहले जरा एक बार BSE देखिएगा। BSE धीरे धीरे करके बिल्कुल इंट्राडे हाई पे आता हुआ अब 2881 का लेवल। क्या कोई BTST ट्रेड यहाँ बन सकती है क्या, या अभी अवॉइड करना चाहेंगे? आपका व्यू क्या होगा BSE को लेकर के? भी सर 5-7 दिन पहले का ही शो था, और बेयर मिनिमम टारगेट BSE में 3,000 के दिए हैं, वो टारगेट बिल्कुल इंटैक्ट है। जब मार्केट में मेजर पेन था तभी हमने बोला था कि BSE को बेचना नहीं है, बहुत जल्दी 3,000 के टारगेट, और मैंने आपको ये भी बोला था 4600 के हमारे टारगेट्स हैं अगर 1 साल की नजरिए से कोई बाय करता है। तो व्यूअर्स को अच्छे से याद होगा, 4600 1 साल के लिए, और बेयर मिनिमम यहाँ से 3,3100 तक के अपसाइड मूव BSE हो सकता है 3 दिन 4 दिन के अंदर ही देखने को मिल जाए। 4 दिन में कितना टारगेट बताया सर आपने? सर 3,000 पहला, 3100 दूसरा। चलिए 3,3100 तक के टारगेट यहाँ देखने को मिल सकते हैं 3-4 दिन के अंदर ही, तो अच्छी रफ्तार यहाँ पर। लेकिन BSE में अभी भी खरीद सकते हैं ना सर 2882 पे? बिल्कुल, यहाँ भी खरीदने की सलाह है। यहाँ भी खरीदने की सलाह है, BSE पर रखें नजर। स्टॉप लॉस क्या लगाएं सर? मान लीजिए बाजार, क्योंकि ट्रम्प साहब ही चला रहे बाजार, तो मान लीजिए कुछ निगेटिव आ गया तो फिर स्टॉप लॉस। देखिए जो लोग 3,3100 के टारगेट के लिए खरीद रहे हैं, यहाँ पे 2790 के एसएल से बाय करने की सलाह है। पहला टारगेट 3,010 का, दूसरा टारगेट 3100 का। चलिए ये थोड़ा सा सुरक्षित हो जाता ना मामला, ये -3,000। एक स्टॉक और मैं यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। आज एक स्टॉक मेरे रडार पर आया है, बताइए सर। और जिसमें अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा कट देखने को मिला था न्यूज के चलते। मैं बात कर रहा हूँ प्रीमियर एनर्जीज को। याद होगा वॉरी एनर्जीज और प्रीमियर एनर्जी में एक दिन में 10% का सर्किट लगा था, लेकिन वो न्यूज का कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं आया, और आप देखिए बहुत जल्दी रिवर्सल देखने को मिले। तो अभी 739 पर प्रीमियर एनर्जी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, यहीं पर खरीदारी करने की सलाह है।
पहला टारगेट बनेगा, 2 दिन का कॉल है ये, पहला टारगेट बनेगा 770 का, दूसरा टारगेट 785 का, बाय करने की सलाह, स्टॉप लॉस रहेगा 725 का। मेजर करेक्शन के बाद राउंडिंग बॉटम बनाने के बाद स्टॉक में आज शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये काउंटर निकला है, बहुत बढ़िया फ्रेश रिवर्सल है, बाय करके चलिए। 770 795 के टारगेट्स के लिए 785 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 725। प्रीमियम एनर्जीज एक बार अगर हम गूगल फाइनेंस का चार्ट दिखा सके, 725 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी गई है, 725 का स्टॉप लॉस लगाइए यहाँ पर, 770 770 पहला टारगेट, 785 दूसरा टारगेट, 2 दिन के लिए टारगेट आपको दिए जा रहे हैं। स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों का रखें ध्यान। अभी करीब 2.5-3% के आसपास की तेजी, 2.5% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। 30 रुपये ऊपर पहला टारगेट और यहाँ से करीब 45 रुपये ऊपर का आज का दूसरा टारगेट है। 770 785 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए और 725 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह। तो पहले 770 पे ध्यान रखिए, फिर 785 पे, और जैसे ही यहाँ पे कोई तेज गतिविधि होती है ये जो है हम अपनी स्क्रीन पर दोबारा लेकर के आएंगे, या फिर मुदित जी स्टॉप लॉस टारगेट को लेकर के कुछ रिवीजन करना चाहें, कोई बदलाव करना चाहें तो भी हम स्क्रीन पर लेके आएंगे। प्रीमियम एनर्जीज पे रखें नज़र। तो चलिए, बीएससी हो गया, डिक्सन हो गया, प्रीमियम एनर्जी हो गई, और अब जो है अगली खबर का रुख कर लेते हैं। इस सब बातचीत के बाद अगली खबर लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर, देखते हैं क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं। और सर जब ट्रेड आएगा, ऑप्शन ट्रेड आएगा तो आप मुझे बताइएगा। पहले जरा खबर जरा देख लेते हैं। हिंदुजा ग्लोबल पे जरा खबर आई है, कंपनी की ब्रांडबैंड को लेकर के कुछ एक खबर अपडेट है यहाँ पर। प्रोजेक्ट गंगा के तहत यूपी में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कंपनी काम कर रही है। करीब 11% के आसपास की मजबूती हिंदुजा ग्लोबल सोल्यूशन में देखने को मिल रही है। सर 385 के आसपास ट्रेड करता हुआ हिंदुजा ग्लोबल आज अच्छी तेजी है। क्या यहाँ पर कोई मौके तलाशने चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। आज बहुत अच्छा रिवर्सल चार्ट पर हुआ है, फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और वॉल्यूम बहुत अच्छे हैं, जिस हिसाब से वॉल्यूम के साथ बाइंग सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर आज मैं बोल सकता हूं ट्रेंड रिवर्सल लेवल डेली चार्ट्स पर हिंदुजा ग्लोबल में देखने को मिल रहा है। तो यहां से बाइंग और स्ट्रेच हो सकती है और आने वाले दिनों में 430 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 364 का। जब बात यहाँ पर हिंदुजा ग्लोबल को लेकर के निकल करके आई है, चलिए इस बीच अगली कंपनी लेकर के आ जाइए और वहाँ पर देखते हैं क्या कुछ गतिविधि चल रही है। और यहाँ पर आप कई सारे शेयरों को सर जो है 1 अप्रैल से जो है वो 6 नए शेयर जो है वो शामिल होने जा रहे हैं, जिसमें कोचिन शिपयार्ड है, अदानी पावर है, हुंडई है, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल शेयर है। इसमें सर कोचिन में आज मजबूती देखने को मिल रही है। इसके अलावा विशाल मेगा मार्ट भी शामिल है, निपॉन लाइफ का एएमसी जो है शामिल है। 2-3 शेयरों पे तो खास तौर से आपकी राय जानना चाहेंगे। पहले तो जरा ये लिस्ट घुमाते रहिएगा विंडो में, लेकिन सर जरा एक एक करके लेके आते हैं। पहले विशाल से बातचीत शुरू करते हैं। लंबे समय से एक रेंज में फंसा हुआ है सर विशाल, और क्या इसमें अब रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं क्या? आज 2% की तेजी, 111 का लेवल देखने को मिल रहा है। ये सर 150 के आसपास से जो फिसला फिर संभल नहीं पाया, क्या ये जो रिकवरी आ रही है इस पर भरोसा किया जा सकता है? देखिए, इसमें अभी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो भी चार्ट स्ट्रक्चर बने हुए हैं स्टॉक में लगातार करेक्शन ही बन रही है और 111 के आसपास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। जब तक 115-16 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक इस स्टॉक को बाय करने की सलाह नहीं है। कोई रिवर्सल की इंडिकेशन चार्ट्स पे नहीं है। कल एक कैंडल जरूर बनाई है, लेकिन आज वो फॉलो अप बाइंग उस हिसाब की देखने को नहीं मिल रही है। तो इसलिए हमारा ऐसा मानना है कोई नया बाय करने की तो सलाह नहीं है, लेकिन अगर किसी के पास पोजीशन है, यहाँ से 3 रुपए नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। 108 रुपए के एसएल से होल्ड करके चल सकते हैं। नया बाय 115 के ऊपर करेंगे, फ्रेश बाइंग भी 115 के ऊपर ही देखने को मिलेगी, लेकिन यस 108 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। जे बात यहाँ पर निकल करके आई है। सर और जरा स्क्रीन पर लिख देते आइए तमाम शेयरों को। सर अगली कंपनी जिस पर की राय जानना चाहेंगे, जिस पर कि आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, वो जो है आपकी राय जानना चाहेंगे कोचिन शिपयार्ड को लेकर के। कोचिन शिपयार्ड पे अभी क्या लेवल देख रहे हैं सर आप? तो कोचिन शिपयार्ड पे व्यू पॉजिटिव है और इस पर हमने पहले भी कई बार बात की है। हम शिपिंग डिफेंस कंपनीज पर काफी पॉजिटिव है। स्टॉक में रिवर्सल बने हैं, मार्केट की वोलेटिलिटी में भी स्टॉक अपने लेवल्स को होल्ड कर पा रहा है। तो 1473 के आसपास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है, यहाँ पर भी खरीदारी करके चल सकते हैं।
बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। 1430 के स्टॉप लॉस से आप बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। यहाँ से पहला टारगेट बनेगा 1570 का, दूसरा टारगेट बनेगा 1620 का। कोचिन शिपयार्ड बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 1430 का। 1430 का, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अगली कंपनी लेकर के आते हैं और इस बीच जो है अदानी पावर एक और रह जाए सर, डिस्कस कर लीजिए। अदानी पावर पे अभी आपका व्यू क्या है? ये जो है आकर के जो है ना, ये 250 के आसपास ये भी फंसता है। अदानी पावर में अभी कर सकते हैं एंट्री? अदानी पावर पे व्यू बहुत पॉजिटिव है और हमारे 162 168 के टारगेट हैं वो इंटैक्ट है। यहाँ पर भी खरीदारी करके चल सकते हैं। जिस तरह के स्ट्रक्चर बनाए हैं स्टॉक ने, प्लस आज तो खबरें भी बनी हुई है, तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है 134 का। 134 के एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। पहला टारगेट ही यहाँ से 152 का बनता है, दूसरा टारगेट 162। 162 का लेवल तो आना ही आना है, चाहे टाइम निकल सकता है, क्योंकि चार्ट्स वहीं पे कंप्लीट होंगे। इसलिए जब जब मेरे से अदानी पावर का जिक्र किया जाता है, मैं 162 पहला टारगेट देता हूं, क्योंकि वहीं पर चार्ट कंप्लीट होंगे। तो 152 162 के टारगेट्स के लिए अदानी पावर बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस 134 का रहेगा। चलिए ठीक, अगली कंपनी लेकर के आते हैं बजाज फिनसर्व। वहाँ पर देखते हैं क्या कुछ पक रहा है और वहाँ पे क्या खबर निकल करके आई है। और बजाज फिनसर्व पे आपको बता दें कि कंपनी ने कलेक्शन के आंकड़े जारी किए हैं। तो तमाम इनके साथ इंश्योरेंस कंपनियां काम करती हैं, उनके प्रीमियम के आंकड़े नंबर जारी किए हैं। तो बजाज जनरल इंश्योरेंस ने फरवरी में करीब 1094 करोड़ का GDPI दर्ज किया है। आज करीब बजाज फिनसर्व में 1.5% के आसपास की जो है मजबूती देखने को मिल रही है। सर बजाज फिनसर्व पे क्या व्यू रहेगा सर आपका? क्या करना चाहिए अभी? बजाज फिनसर्व पर व्यू पॉजिटिव है। यहाँ से जो भी, जैसे हमने बजाज फाइनेंस की बात करी थी, बजाज फाइनेंस में एक गैप था, वो गैप फिल हुआ था। और बजाज फिनसर्व पे भी अगर हम देखते हैं तो स्टॉक में अच्छी करेक्शन के बाद जो रिवर्सल हुए हैं, आज बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिली है। देखिए कल रिवर्सल कैंडल बना, आज फॉलो अप बाइंग हुई है और 1.5% की तेजी है, लेकिन कैंडल स्टिक बहुत अच्छा बना हुआ है। स्टॉक में यहाँ से रैली स्ट्रेच हो सकती है और आने वाले दिनों में बजाज फिनसर्व 1930 1950 तक की अपसाइड मूव दिखा सकता है। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 1820 का। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अच्छा सर, ये जो भी आपने अदानी पावर डिस्कस किया, उसके साथ कई लोगों की टिप्पणियां आई हुई हैं, NHPC को लेकर के भी बोल दीजिए। NHPC पे अभी आपका व्यू क्या है सर करंट लेवल पे? सर NHPC पे व्यू पॉजिटिव नहीं है, लेकिन अगर NHPC के अलावा अगर स्टॉक की बात करते हैं तो टाटा पावर पसंदीदा काउंटर है। NHPC में भी यहाँ से और करेक्शन बन सकती है और आने वाले दिनों में 64 तक की डाउनसाइड NHPC दिखा सकता है। तो यहाँ पर पोजीशन है, एग्जिट करने की सलाह दे रहे हैं। और यहाँ पर एक निफ्टी का कॉल भी मैं शेयर आ जाइए, फिर आ जाइए। बहुत लोग वेट कर रहे होंगे क्योंकि काफी सारे लोग काफी पहले से ही टिप्पणियां कर रहे हैं। जी सर। देखिए आज की एक्सपायरी का 24,150 का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, क्योंकि निफ्टी 200 के पास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। 24,150 का आज की एक्सपायरी का कॉल खरीदेंगे, जो 87 पर ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। 87 सामने ही है, यहीं पे खरीदने की सलाह दे रहे हैं। पहला टारगेट 141 141, दूसरा टारगेट 161 और स्टॉप लॉस रहेगा 57। 30 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि वोलेटिलिटी है, इसलिए 30 पॉइंट्स नीचे का आप एसएल लगाइए। 57 के एसएल से बाय कीजिए। जिस तरह के स्ट्रक्चर और ऑप्शन चेन डेटा है, लगता नहीं है कि 200 के नीचे मार्केट जाना चाहिए। और 24,150 24,100 पे मेजर सपोर्ट बना हुआ है, वो ब्रेक नहीं करेगा, तो इसलिए यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिलना चाहिए। बाय करने की सलाह है। पहला टारगेट 141, दूसरा टारगेट 161, स्टॉप लॉस रहेगा 57। हाँ चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। 24,150 की कॉल ऑप्शन आपको खरीद करके चलनी है। 87 के आसपास खरीदिए। यहाँ पर जो टारगेट दिए गए हैं वो दिए गए हैं 141 के। 141 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 161, दोनों टारगेट दिखा दिए। 141 पहला टारगेट है, 161 दूसरा टारगेट है। 87 के आसपास एंट्री करने की सलाह जरूर दी गई है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा नहीं कि उन्होंने जब बोला या फिर आपने थोड़ा लेट देखा तो उस समय भाव ये था, उस दुविधा में मत फंसिए। 141 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखते हुए अपने हिसाब से आप एंट्री कर लीजिए। 141 161 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर 57 का दिया गया है शायद। स्टॉप लॉस 30 दिखा हुआ है यहाँ पे, स्टॉप लॉस 57 कर दीजिए। सर 57 बोला है ना सर आपने?
यस। हाँ, तो स्टॉप लॉस 57 कर दिया, ठीक। तो 24,150 की कॉल ऑप्शन लीजिए, आज की एक्सपायरी का लेना है, और 141, 161 ये जो है यहाँ पर लक्ष्य निकल करके आए हैं। जैसे इसमें कोई अपडेट होगी इस कार्यक्रम के अंतर्गत ही, अगर लक्ष्य पूरे हो जाते हैं तो भी बताएंगे, स्टॉप लॉस टिकट होगा तो भी बताएंगे। तो देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। सर, आप कुछ बोल रहे थे, उस समय बातचीत रह गई। एक तो आपने बोला था टाटा पावर को लेकर के, आप बोल रहे थे कि वो ज्यादा बेहतर लग रहा है। टाटा पावर में क्या अच्छा लग रहा है, क्या करें? अभी भी खरीद सकते हैं? टाटा पावर में बिल्कुल बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉक में अब इतनी वोलेटिलिटी और करेक्शन में भी जो चार्ट्स पे कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट आज के सेशन में हुआ है। बेयर मिनिमम 410 पहला टारगेट, 432 दूसरा टारगेट है टाटा पावर का। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है, यहां भी खरीदारी कीजिए। स्टॉप लॉस देखिए, पहले स्टॉप लॉस 358 का था, तब स्टॉक 370 पर ट्रेड हो रहा था। आज स्टॉक में रैली बनी है, अब मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहा हूं। 365 के स्टॉप लॉस से फ्रेश बाय कीजिए, या जिन्होंने पहले ले रखा है वो भी यहां पर होल्ड करके चलिए 410 और 435 के टारगेट के लिए। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। चलिए अगली कंपनी लेकर के आ जाइए जरा स्क्रीन पर, और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबरें यहाँ पर निकल करके आई हैं और क्या गतिविधि यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही। तो अगली कंपनी स्क्रीन पर जरा खबर लेकर के आ जाइए, और ताकि हम लोग जी। टोरेंट पावर, एक और पावर कंपनी ने निजी प्लेसमेंट के जरिए 2000 करोड़ के एनसीडी जारी किए हैं, और इन एनसीडीज पर करीब 7.97% का कूपन रेट तय किया गया है। कंपनी ने फंड निजी प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाया है। और आपको बता दें कि आज 2% के आसपास की तेजी। आज पावर शेयरों में अच्छा मोमेंटम है, खासतौर से प्राइवेट प्लेयरों में। अदानी को छोड़ दीजिए अगर, तो क्या व्यू है सर टोरेंट पावर पे? व्यू पॉजिटिव है। कल बहुत अच्छा रिवर्सल हुआ 200 डेमा को टच करने के बाद, और स्टॉक में अच्छा बाउंस कल ही देखने को मिला। आज फॉलो अप बाइंग है। 1480 एक माइनर हर्डल हो सकता है, क्योंकि गैप है, प्लस सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस 1480 पर है। जिस दिन 1480 का ब्रेकआउट दे देगा स्टॉक, 1560 रुपए तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा, क्योंकि मार्केट के सिनेरियो थोड़े थोड़े बदलते हुए नजर आते हैं, तो यहाँ पे बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। 1560 तक के अपसाइड मूव जरूर देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 1410 तक। 1410 का। तो चलिए यहाँ पर भी पॉजिटिव व्यू यहाँ पर निकल करके आया है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए मुझे, अभी तक जिसपे पॉजिटिव व्यू रहा है आपका, एक तो आपने बीएससी को बोला कि अभी भी खरीद के जा सकते हैं, पॉजिटिव व्यू है। डिक्सन है, डिक्सन पे अभी, और इसके अलावा आपने टोरेंट पावर पे बोला, टाटा पावर पे बोला, और प्रीमियर एनर्जी पे बोला है। हालांकि कोचिन शिपयार्ड, विशाल मेगा मार्ट और अदानी पावर पे भी हम लोग की बातचीत हुई है। और आपका व्यू इन सब में से सबसे ज़्यादा पॉजिटिव अगर एक या दो चुनने हो तो आप किसे चुनेंगे सर यहाँ पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं टाटा पावर को चुनूंगा, और टाटा पावर पे 1 नंबर दूंगा, 2nd नंबर दूंगा डिक्सन टेक्नोलॉजीज को, और 3rd नंबर अगर कुछ आता है तो प्रीमियर एनर्जी को दूंगा। ठीक है सर, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। सर, एक जाते जाते ओलेक्ट्रा ग्रीन पे व्यू दे दीजिए, क्या अभी बाय किया जा सकता है कि नहीं? अनन्या जी आपसे जानना चाह रही हैं, तो जाते जाते उनको एक सलाह दे दीजिए। और चाहें तो एक हैप्पीएस्ट माइंड में कह रहे हैं कि वो ब्रेकआउट आ गया, एक बार सर से पूछ लीजिए। लोग आपकी राय जानना जा रहे हैं कि जाते जाते क्या ये बाय करके जाया जा सकता है? तो इन दो पे व्यू, और उसके बाद से फिर आपका डिस्क्लोजर लेंगे सर। देखिए, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को यहाँ पर बाय नहीं करना है। जो मैम है उनको आप बोलिए 920, मैं नाम एक बार स्किप कर गया, 920 के आसपास, यानी 340 के 320 के आसपास आप देखिएगा। अगर कहीं भी स्टॉक 920 और उसको सस्टेन कर पा रहा है, तब आप बाय करके जा सकते हैं। अदरवाइज जो पोजीशन है आप होल्ड करके चलिए। मैं यहाँ पर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को अभी बाय करने की सलाह नहीं दे रहा हूं, लेकिन यस, जिस दिन भी 920 के ऊपर क्लोजिंग आएगी, हमारा व्यू पॉजिटिव हो जाएगा, देन बाय करने की सलाह होगी। उसके बाद हैप्पीएस्ट माइंड के लिए अगर क्वेश्चन आया मेरे पास, हैप्पीएस्ट माइंड में आज के सेशन में बहुत अच्छा रिवर्सल आया है, बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिली है। फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है स्टॉक में। देखिए, ऑलरेडी ये स्टॉक आज करीब 17-18% तेजी दिखा रहा है, तो यहाँ पे नया बाय करने की तो सलाह नहीं है। बट अगर किसी के पास पोजीशन है 370 के एसएल से आप होल्ड करके चल सकते हैं। लेकिन हाँ, ये काउंटर अगर डिप दिखाता है 380 के आसपास आता है, फिर वहां पर आप फ्रेश लॉन्ग करके चल सकते हैं। अभी जो पोजीशन है 370 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल के आई है। बहुत शानदार शेयरों पे हो गई बातचीत,
और बाकी निगाहें हमारी रहेगी ऑप्शन स्ट्रेटजी पे भी। तो जैसे वहाँ पर कोई गतिविधि होती है, लक्ष्य की तरफ अगर बढ़ता है तो जो है आपको अपडेट किया जाएगा। अभी के लिए 184 176 अंक ऊपर निफ्टी इस समय। मोदी सर थैंक यू। बात करने के बाद ये ऑप्शन 107 108 रुपए गई और अभी ये 82 83 पर ट्रेड हो रही है। तो बट व्यू बिल्कुल सेम है, स्टॉप लॉस के साथ ही हमें ट्रेडिंग करनी है। हाँ, एक्टिव है ना कॉल, मतलब कोई समस्या नहीं ना कोई। कई बार यूट्यूब पे थोड़ा सा लेट टेलीकास्ट भी लोगों को तक मिलता है, ऐड वगैरह आ जाते हैं। तो चलिए ठीक है, कॉल एक्टिव है, अभी भी आप अपने हिसाब से पोजीशन बना सकते हैं। सर डिस्क्लोजर आपकी तरफ से। बिल्कुल, देखिए जिस भी स्टॉक्स पर हमने बात की है उसमें से किसी भी स्टॉक में हमारी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट सिमिलर लाइंस पर क्लाइंट्स के साथ व्यूज और रिकमेंडेशंस शेयर करते हैं। और जहां भी हमने बाय रिकमेंडेशन या बाय वर्ड का यूज किया है, आप कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। बहुत बहुत शुक्रिया मोदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी महत्वपूर्ण राय देने के लिए। चलिए तो अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले तो बता दें कि अपडेट क्या क्या है। अपडेट ये है कि 2:30 बजे हमारा एक सेगमेंट तो अपलोड हो गया है, जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। डिफेंस स्टॉक्स को की तेजी रहेगी बरकरार। जी हाँ, जिस तरीके से आज प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, 2:30 बजे सेगमेंट अपलोड हुआ है। आज की तेजी में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, जा करके आप लोग देख सकते हैं। तमाम डिफेंस शेयरों को हमने कवर किया है। इसके अलावा आप हमारा सुबह का सेगमेंट भी अवश्य देखिए, जिसमें कि बाजार की रिकवरी में धुरंधर शेयर कौन से हो सकते हैं, इसको लेकर के हम लोगों ने बातचीत की है और काफ़ी धुरंधर शेयरों पे बातचीत हुई है। 2-4 छोटे शेयरों पे भी बातचीत हुई है, तो उसको जा करके अपनी टिप्पणियाँ हमें अवश्य दें। BSC, वोडाफोन, जी शिपिंग, सुजलॉन जैसे शेयरों में अभी क्या करना चाहिए, जा करके आप जो है यहाँ पर जो है कि कार्यक्रम देखिए। इसके अलावा आपको बता दें कि सोने चांदी की जो तेज़ी देखने को मिल रही है उसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, गोल्ड सिल्वर ETF में क्या अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा देना चाहिए, ये भी 3 दिग्गजों की राय आप जा करके देखिए। और ये तमाम थंब के नाम से आपको ये सेगमेंट्स मिल जाएंगे, देखिए, अपनी टिप्पणियाँ हमें अवश्य दीजिए। और शाम को 4 बजे जो है टूट गए स्मॉल कैप, मौका या खतरा, जो इसमें किस तरीके से जो है गिरावट रही है, क्या करना चाहिए अभी, ये क्या ये अपॉर्चुनिटी है या फिर अपने आप में खतरा है, जा करके देख करके हमें बताइए। हर्ष आपके साथ इस कार्यक्रम में रहेंगे और इस पे शाम को 4 बजे जुड़िए, अपने पोर्टफोलियो पे डिस्कशन कीजिए। मुझे अभी के लिए इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलते हैं सुबह 10 बजे, दोपहर 1 बजे। लेकिन तमाम जो हमारे सेगमेंट्स हैं जा करके देखते रहिए और आपको उम्मीद करते हैं कि पसंद आ रहे हैं, नहीं पसंद आ रहे हैं तो अब भी अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए। अभी के लिए इजाज़त दे दीजिए, नमस्कार। Hello? Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme